सर प्रोग्राम लाइव हो चुका है, 8 तो आप शुरू कर जी। सकते हैं सर। जी बिस्मिल्लाह। जी काजिम साहब और जावेद साहब, इजाजत है? बिल्कुल। नाजरीन, गालिब इंस्टीट्यूट के हम सब ड्रामा ग्रुप की जानिब से मैं आप सबका खैर मकदम करता हूँ। मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हम सब ड्रामा ग्रुप ने जो सिलसिला गुफ्तगू मुलाकात एक फनकार से के उन्वान से शुरू किया था, वो बहुत मकबूल हुआ और लोगों ने हमसे ख्वाहिश जाहिर की है कि सिलसिले को जारी रहना चाहिए। इस सिलसिले की कामयाबी का राज इस बात में भी है, पोशीदा है, कि हमने इस प्रोग्राम में स्टेज ड्रामे से जुड़े हुए ऐसे अफराद का इंतखाब किया जो अपनी ज़ात में अंजुमन की हैसियत रखते हैं। आज भी हम ऐसी शख्सियत के रूबरू होने जा रहे हैं जिसने ड्रामा, स्टेज, शायरी, मुख्तलिफ अदबी व सकाफती सरगर्मियों के जरिए अपनी शानदार शनाख्त कायम की है। जनाब जावेद दानिश साहब ड्रामा निगारी और उर्दू ड्रामे की पेशकश में बड़ा मोतबर मुकाम रखते हैं। जावेद दानिश साहब बड़े खूबसूरत शायरी करते हैं। आपने आवारगी और मजीद आवारगी के उन्वान से सफ़रनामे भी लिखे हैं। जनाब जावेद दानिश साहब ने ड्रामा नवीसी की दुनिया में मुनफरिद उसलूब ईजाद किया है। फनी सतह पर आपके ड्रामे ज़बान व बयान और मंजर निगारी के आला पैमाने को पहुँचते हैं, लेकिन उनके ड्रामों की खसूसियात मेरी राय में उनके मौज़ूआत हैं जिनमें असली हिस्सियत और हिजरत के मसाइल बड़ी फनकारी के साथ सामने आए हैं। उनके ड्रामों का मजमुआ हिजरत के तमाशे इस सिलसिले में बतौर मिसाल पेश किया जा सकता है। उनकी तहरीरें पाकपन, शोखी है और तंज के जरिए बड़ी बात कहने का हुनर उनमें बदल जाए कम मौजूद है। जावेद दानी साहब का मुफस्सल तारुफ तो प्रोफेसर मोहम्मद काजिम साहब पेश फरमाएंगे, क्योंकि आपने ड्रामे के ताल्लुक से तकरीबन तमाम काबिल ज़िक्र लिटरेचर पढ़ा है। उसके ताल्लुक से बसीरत अफरोज राय जाहिर करने का मनसब रखते हैं। जैसा कि आप सबके इल्म में है कि आप शोबा उर्दू उर्दू दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, खुद भी बेहतरीन ड्रामा निगारी और उसकी पेशकश फरमाते हैं। मैं गालिब इंस्टीट्यूट की जानिब से आपका भी खैर मकदम करता हूँ और आप दोनों हजरात का शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमारी दावत कबूल फरमाई। मुझे यकीन है कि आप दोनों की गुफ्तगू से ड्रामा, स्टेज और अदब व सकाफत के ताल्लुक से ऐसे निकात सामने आएंगे जिनसे हमारी बसीरत में इजाफा होगा। प्रोग्राम के आगे की कार्रवाई प्रोफेसर मोहम्मद काजिम साहब अंजाम देंगे। प्रोफेसर मोहम्मद काजिम साहब से दरख्वास्त है कि इस प्रोग्राम को शुरू फरमाएं। शुक्रिया डॉक्टर इदरीस अहमद साहब, डायरेक्टर गालिब इंस्टीट्यूट। ख़वातीन हज़रात, जैसा कि आपके इल्म में है कि आज हम मुलाकात एक फनकार से के उन्वान के तहत रूबरू हैं। एक ऐसे फनकार से जो न सिर्फ हिंदुस्तान, न सिर्फ उर्दू दुनिया, बल्कि आलमी सतह पर ड्रामा, पेशकश और परफॉर्मिंग आर्ट्स की दुनिया में एक अहम नाम है, एक अहम दस्तखत है। मेरी मुराद है जावेद दानिश साहब से। जावेद दानिश साहब कनाडा में मुकीम है। उनका जिस्म वहाँ है, लेकिन उनकी रूह जो है वो हिंदुस्तान में बसती है। और हिंदुस्तान के कमोबेश 40 साल हो चुके आपको कनाडा में रहते हुए, लेकिन उसके बावजूद आज के भी हिंदुस्तान की खूबियों, हिंदुस्तान की खूबसूरती, हिंदुस्तान के दिल की धड़कन और हिंदुस्तान के जो मसाइल हैं, उनसे भी आप बखूबी वाकिफ़ हैं, जो आपकी तहरीर में जा बजा देखने को मिलता है। आप सफ़ीर हैं। सफ़ीर इसलिए कह रहा हूँ कि और ऐसे सफ़ीर हैं कि खुद को आवारगी में मुब्तला पाते हैं। आवारगी, मज़ीद आवारगी और न जाने और कितनी आवारगी के आप ख़्वाह हैं। आप सफ़र करते हैं, मुस्तकिल सफ़र करते हैं, और वो सफ़र न सिर्फ ये कि जिस्मानी सफ़र होता है, ज़हनी सफ़र होता है, बल्कि एक इल्मी व अदबी सफ़र भी होता है। और आप जिस मुल्क में, जिस ख़ित्ते में जाते हैं, वहाँ की चीज़ें लेते हैं और ख़ुद उनके अंदर जो अदब है, जो फ़िक्र है, जो फ़न है, उनसे उन्हें मुस्तफ़ीज़ फरमाते हैं। इसका सबूत हमें आज देखने को मिलेगा। ख़वातीन व हज़रात, हमारा ये फॉर्मेट है मुलाकात एक फ़नकार से, कि हम सिर्फ फ़नकार से गुफ्तगू नहीं करते, बल्कि फ़नकार के फ़न से भी वाकिफ़ होते हैं। फ़नकार जो लिख रहे हैं, जो सोच रहे हैं, जो पेश कर रहे हैं, वो
खुद इस प्लेटफॉर्म से, इस प्रोग्राम के तहत उनकी किसी तख्लीक को हम पहले सुनते हैं। और आज जावेद दानिश साहब से गुजारिश की गई थी कि आप अपनी कुछ ताज़ा तख्लीक पेश करें, और उनकी ताज़ा तरीन जो तख्लीक है, जो ड्रामा है, जो पेशकश है, आप मुख्तलिफ मौज़ूआत पर, इस पर हम अगले हिस्से में गुफ्तगू करेंगे कि आप अछूते मौजू होते हैं आपके। सिर्फ ये नहीं कि हम अदब ही सिर्फ देखते हैं, बल्कि मौजूदा मसाइल जो हैं हमारे यहाँ, उस पर आपकी नज़र गहरी है। महजरी अदब ही नहीं, बल्कि मौजूदा दौर में जो आलमी मसाइल हैं उससे भी आप बखूबी वाकिफ होते हैं और अपने फ़न के ज़रिए दूसरों को वाकिफ कराने की कोशिश करते हैं। ऐसा ही एक ड्रामा आज आपसे गुजारिश की गई है और आपने इंतखाब किया है, जो 20 मिनट से के आसपास की रीडिंग है। उनकी ड्रामेटिक रीडिंग जावेद दानिश साहब फरमाएंगे। उसके बाद उनसे फिर हम गुफ्तगू करेंगे और उनके फ़न पर, उनकी शख्सियत पर मज़ीद हम गुफ्तगू करेंगे। तो मैं जावेद दानिश साहब से गुजारिश करता हूँ कि बराए करम आप अपनी तख्लीक की ड्रामेटिक रीडिंग फरमाएं, उसे पेश फरमाएं। जावेद दानिश साहब। प्रोफेसर मोहम्मद काजिम भाई, इदरीस भाई और मुश्ताक अहमद साहब, जब 3-3 जज बैठे हों तो पुराने से पुराना नौटंकी वाला नर्वस हो जाता है। तो मैं यही सोचूंगा कि ड्रामेटिक रीडिंग नहीं है, मैं एक इम्तिहान देने आया हूँ, तो आप लोगों की दुआ रही तो इस इम्तिहान में आज कामयाब होऊंगा। जैसे कि काजिम भाई ने बताया कि मेरे मौज़ूआत बड़े हटकर होते हैं, जिसकी वजह से मैं बड़ा बदनाम भी हूँ। एक तरफ आवारगी की वजह से बदनाम हूँ और दूसरी तरफ इन ड्रामों के मौज़ूआत, ये वो मौज़ूआत हैं ख़वातीन हज़रात के जो अगर मैं इंडिया में रहता तो वतन अजीज़ में ये कलम उठाने की मुझे ना इजाज़त होती, ना हिम्मत होती। मगर क्योंकि मैं कनाडा एक ऐसी सरजमीन पर रह रहा हूँ जहाँ हर राइटर को ये इजाज़त है कि वो जो चाहे लिखे, और उसकी पूरी सपोर्ट गवर्नमेंट की तरफ से भी होती है। मेरा एक ग्रुप है यहाँ, रंगमंच कनाडा, जो कि पिछले 25 वर्षों से ड्रामेटिक एक्टिविटीज़ कर रहा है। अभी पिछले दिनों हमने इसकी सिल्वर जुबली बनाई है। तो मुख्तसर ये कि जो ड्रामा आज मैं पढ़ने जा रहा हूँ तो वो एक ऐसा टॉपिक है जो कि हमारे यहाँ ख़ास तौर पर उर्दू दां तबकों में या देसी तबकों में मैं कहूँगा कि इसकी जानकारी बहुत कम है। एक बच्चों की एक अकॉर्डिंग टू इंडियन लैंग्वेज कि बच्चों की एक बीमारी, हालांकि हम लोग इसे बीमारी नहीं कहते, है ऑटिज्म। ऑटिज्म पे बहुत कम काम हुआ है, ऑटिज्म पे बहुत कम लिखा गया है, उर्दू में कोई ड्रामा इस पर नहीं है। फिल्म बनाई गई है, मगर स्टेज पे इसे पेश करने के लिए हमने इसे एक सोलो ड्रामे के तौर पे लिखा है और इसका नाम है हाँ मेरा रजी ऑटिस्टिक है। एक माँ अपने बच्चे रजा की कहानी सुना रही है, तो आप सुने। और इसकी रीडिंग कोई 18-20 मिनट की है, तो उम्मीद है आप पसंद करेंगे। और आप सबों की इजाज़त से तो लीजिए ये सोलो प्ले हाँ मेरा रजी ऑटिस्टिक है। इसकी इंग्लिश में भी बहुत कामयाबी के साथ पेश किया गया, तर्जुमा हुआ है, बंगला में हुआ है, हिंदी में भी हुआ है, फ्रेंच में इसका तर्जुमा होने जा रहा है। तो यस माय सन इज ऑटिस्टिक। आज ऑटिज्म डे है, अवेयरनेस का दिन, मगर किसकी अवेयरनेस, हमारी या ऑटिज्म की? आज वैसे भी मेरे लिए खास दिन है, हाँ बहुत खास दिन। आज मेरे रजा की बर्थडे भी है। पूरे 3 साल का हो गया मेरा गबरू। आई लव माई बिट्टो। मेरा रजा, शायद खुदा की रजा, हम लोग प्यार से रजी बुलाते हैं। आपने तो देखा होगा, हाँ हाँ वही जिसे देखकर आप एलिवेटर में सुकड़ने लगते हैं, सिमटने लगते हैं और मुझसे नजर मिलते ही मुस्कुराने की कोशिश भी करते हैं, मगर अपने बच्चे को एक तरफ खिसका भी देते हैं। ये लोग ऐसा क्यों करते हैं? ये समाज इतना छोटा, इतना कम ज़र्फ, इतना दोगला क्यों है? ब्लडी डबल स्टैंडर्ड। कुछ दोस्त ऐसे भी हैं जो जबरदस्ती अपना सपोर्ट दिखाने की कोशिश करते हैं और ना चाहते हुए भी हेल्प करना चाहते हैं। बट वाई? क्यों लोग मेरे रजा को अब नॉर्मल समझते हैं, कमजोर समझते हैं, हेल्पलेस समझते हैं? वाई? ये पूरी सोसाइटी वाले, मेरे पड़ोसी, स्कूल के बच्चे, बस का कंडक्टर, दूध वाला, ग्रोसरी वाला, ये सब हमें देखकर नॉर्मल क्यों नहीं बिहेव करते? क्यों ये दुनिया चीख चीख कर रोज हमें बताती है
या याद दिलाती है, कचौके लगाती है, रुलाती है कि हमारा बच्चा अब नॉर्मल है। क्यों ये स्पेशल नीड्स का टैग हमारे साथ लगा दिया गया है? Why they don't leave us alone? मुझे गुस्सा कम इन लोगों पर, इनके अननेचुरल बिहेवियर पर हंसी आती है। आई डोंट केयर, टू हेल विद दिस वर्ल्ड। मगर मैं खुद को वाकई कभी कभी कमजोर समझने लगती हूँ। कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे नासिर भी मुझे सवालिया नजरों से देख रहे हैं। नासिर के घर वाले तो बस मुझे ही गुनहगार समझते हैं। मेरी सासू जी का तो बस चलता तो मुझे गोली मार देती। पहला पोता, और ऐसा जैसे रजी को बनाने में मुझसे ही कोई भूल हो गई हो, शायद मुझ में ही कोई कमी हो, शायद मैं ही सही नहीं। है मेरे अल्लाह, तू कहाँ है? आज से ज्यादा, इस वक्त, इस लम्हे से ज्यादा तेरी जरूरत मुझे कभी महसूस नहीं हुई। जमीन सख्त, आसमां दूर है, बसर हो सके तो बसर कीजिए, मगर कैसे कैसे बसर कीजिए? कोई बताए जरा, किस तरह बसर करूं इस सख्त जमीन पर? करूं तो क्या करूं? नहीं, कम से कम नासिर के बारे में ऐसा ख्याल तो जहन में नहीं आना चाहिए। पिछले 5 सालों से वही मेरे साथ, बल्कि उनकी हिम्मत से मैं जिंदा हूं। मगर या अल्लाह, मैं क्या करूं? मैं कर भी क्या सकती हूँ? ये लोगों की नजरें मुझे खाए जाती है। मैं शायद फ्रस्ट्रेशन में खुद को खत्म कर लेती, मगर मगर नासिर की हिम्मत और रजी की मुस्कान ने मुझे जिंदा रखा है। हाँ, उसकी मासूम मुस्कुराहट, उसकी आंखों की चमक, उसकी चंचलता, उसका बेदाग बचपन, उसकी शोखी। कौन कह सकता है मेरे जिगर का टुकड़ा अब नॉर्मल है, आधा अधूरा है? ओ नो, रजी के बच्चे, कितनी बार कहा है नो पॉटी। अब ऐसे चूहे की तरह मत देखो मुझे। मेरी जान, यू आर पॉटी ट्रेन्ड। आई सेड नो। छू छू करके छप छप नहीं करते। यू आर 3 years old डार्लिंग। मम्मा को परेशान भी नहीं करते। आप तो कितने स्वीट डार्लिंग। अच्छा, अब रॉकिंग छोड़ो। आई सेड नो रॉकिंग। नाउ स्माइल, मुस्कुराओ मेरी जान। चलो तुम्हें चेंज कर देते हैं। यू लव योर न्यू शॉर्ट्स ना? आ जाओ, कम लेट्स गो। मेरा रजी, वारे खुदा की रजा। मुझे आज भी याद है, मुझे आज भी याद है पहले पहल जब उसने मेरी कोख में हल्की सी जुम्बिश शुरू की। फहमीदा रियाज की नज्म मेरे जिस्म पर रेंगने लगी। तुमने जाने मुझे क्या से क्या कर दिया। मेरे अंदर अंधेरे का आसेब था, या करा ता करा एक अनमिट खला। यूं ही फिरती थी मैं, जीस्त के जायके को तरसती थी मैं। फूटती है मेरे जिस्म से रोशनी। सब मुकद्दस किताबों जो नाजिल हुई, सब पैगंबर जो अब तक उतारे गए, सब फरिश्ते के हैं बादलों से परे। रंग संगीत सुर फूल कलियां शजर, सुबह दम पेड़ की झूमती डालियां, उनके मफहूम जो भी बताए गए। खाक पर बसने वाले बशर को मुसर्रत के जितने भी नगमे सुनाए गए। खैर के देवता, हुस्न नेकी खुदा। आज सब पर मुझे एतबार आ गया, आज सब पर मुझे एतबार आ गया। रजा के जन्मदिन पर हम लोग किस कदर खुश थे, कितना सुरूर, एक अजीब सा नशा, एक फुलफिलमेंट, मां बनने की ललक। मेरे सीने में ममता फूटी पड़ती थी। मगर दूसरे साल से ही मेरे रजा में चेंजेस आना शुरू हुई, एक अजीब चेंज। और हमारी जिंदगी में एक कभी ना खत्म होने वाली आजमाइशों का सिलसिला शुरू हो गया। जिंदगी जैसे थम सी गई, रुक सी गई। अब बताए कोई किस पे ईमान हो? सब ऋषि, सब मुनि, अंबिया, सब सभी औलिया, सब कहां खो गए? रंग खुशबू घटा सब कहीं छुप गई। फूल कलियां शजर सारे मुरझा गए। किस खुदा से मैं अपनी खुशी मांग लूं? कौन देवता है, किससे मांगूं? मेरे रब, मेरे मुश्किल कुशा, मेरे रजी से तू क्यों नहीं है रसा? सब दुआओं से मेरा यकीन उठ गया, सब खुदाओं से दिल अब मेरा भर गया। चीखूं तो किस पर, रोऊं तो कितना? रजी के सामने कभी आंसू निकल जाए तो जैसे सब कुछ समझकर बेचैन हो जाता है। मुझे किस करने लगता है। मेरा बेटा, मेरी जान, इसलिए मैं इसके सामने हर वक्त हंसती खेलती रहती हूँ, खुश रहने की एक्टिंग करती हूँ। कितने दरगाहों पर माथा टेका, सजदा किया, मन्नतें मांगी, पीर फकीर को देखा, मगर जैसे खुदा मेरी किसी गलती की सजा मेरे रजी से लेना चाहता है।
लोग कहते हैं इबरत के लिए ये सब होता है। कैसी इबरत? और इस मासूम से क्यों कर? अगर मेरी गलती से मालिक नाराज था तो मुझको सजा देता, मेरे मासूम को क्यों? परवरदिगार, कभी उन दहशत गर्दों को सजा दी है? इबरत तो इनके लिए और इनके काली करतूतों के लिए होनी चाहिए। बेगुनाहों का खून, बम ब्लास्ट, बच्चों की बिछड़ी बिछड़ी फटी लाशें, इंसानी जिस्म के चीथड़े रास्ते पर बिखरते रुलते मरते हुजूम के स्टैम्पीड में गलाजत का ढेर मालूम होते हैं। मेरे खुदा, है रब, इबरत उनके लिए क्यों नहीं? मासूम बच्चों की इबरत कैसी? आज का इंसान एक दूजे के खून का प्यासा है। दुनिया बारूद के ढेर पे टिकी हुई है। इबरत हैवान नुमा इंसान के लिए होना चाहिए, फरिश्ता सिफत मासूम बच्चे के लिए नहीं मेरे मालिक। कहीं कोई भूल जरूर है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग, कोई मैसेज, कोई भटका हुआ, कोई गलत मैसेज, कोई भटका हुआ फरिश्ता आपको दुनिया की सही खबर नहीं दे रहा। जो जिस जगह होना है होता नजर नहीं आ रहा मेरे मौला। ये सब क्या है, क्यों है? मुझे कुछ सोचने दे। कौन धरती का खुदा है, मुझे कुछ सोचने दे। अरे, अब क्या है बिट्टू? व्हाट यू वांट? मम्मा को बताओ। अब ऐसी निगाहों से मुझे मत देखा करो जान, मेरा कलेजा दहल जाता है। भूख लगी है? बिस्किट चाहिए? नहीं तो क्या चाहिए? बोलो, बताओ जानू। देखो, आज संडे है और घर की सफाई करनी है और ग्रोसरी भी लाना है। बाबा अपने दोस्त से मिलने गए। ही ऑल्सो नीड्स अ ब्रेक सम टाइम। आओ मेरे पास आ जाओ जान। एक तो तुम्हारी क्यूरियस आंखें मुझे जितना रुलाती हैं उतना हंसाती भी हैं। माय डार्लिंग, कितनी सुंदर हैं तुम्हारी आंखें। तुम्हें क्या पता मम्मा ने कितने प्यार से तुम्हें बनाया था। सॉरी जान, कहीं कोई कमी जरूर रह गई थी, मगर इस कमी ने और तुम्हारी आंखों की चमक ने मुझे जिंदगी को करीब से देखने का मौका और हौसला भी दिया है। तुम्हारी विसासत से हमने वक्त की ऊंच नीच से समझौता करना सीखा है। आओ जान, आज तुम्हारा इंट्रोडक्शन इस दुनिया से कराएं, इन लोगों से कराएं जो तुम जैसे बच्चों से कंफर्टेबल नहीं, जो हम जैसी माओं से भी दोस्ती रखने में उलझते हैं। सबसे पहले तुम आगे आओ और मुस्कुराओ इन लोगों की जहालत पर। ये लोग तुम्हें पता नहीं क्या समझते हैं, तुम्हें बस एक नजर में जज करने लगते हैं। इनको शायद नहीं मालूम कि पहली नजर में किसी को समझा नहीं जा सकता, किसी को जज नहीं किया जा सकता। पहली नजर में हम भी आपको देखते हैं तो आप मोटे दुबले, ओवरवेट, अंडरवेट, खूबसूरत, अगली, मायोपिक और क्या क्या दिखाई देते हैं। मगर ये आपका कंप्लीट या मुकम्मल इंट्रोडक्शन तो नहीं, ये तो बस जाहिरी चीज है। हम जो देख सकते हैं, इसी तरह हम सिर्फ ऑटिस्टिक नहीं, ये मेरे वजूद का एक हिस्सा है, मुकम्मल मेरा वजूद नहीं। आपकी तरह मेरी भी ख्वाहिश और तमन्नाएं हैं। मैं भी आपकी तरह सोच सकता हूँ, देख सकता हूँ। मैं भी ख्वाब देखता हूँ, देखना चाहता हूँ। मेरी भी पसंद है, नापसंद है। रजी जान, बताओ तो भला, क्या पसंद है तुम्हें? धक्का के नमक पारे या मम्मी की आइसक्रीम? हा हा हा, शरीर बच्चा, मुंह मत बनाओ, बोलो हाँ बताओ। यस, आई नो आपको आइसक्रीम पसंद है। यू जस्ट लव आइसक्रीम। अभी देती हूँ, गिव मी अ मिनट मेरी जान। ये लो, बट नो मैसिंग। आराम से अच्छे बच्चे की तरह खाओ। आई लव यू जान। लेट मी पुट यू ऑन योर सीट। हाँ, तो बात ये हो रही थी कि एक एडल्ट होने के नाते आप फैसला कर सकते हैं और एक नतीजे पर पहुंच सकते हैं। मगर हम अगर कुछ कहने से समझने से पहले ही फैसला कर लें और किसी तरह की कोशिश ही ना करें, तो कोई भी बच्चा ये सोचकर कुछ नहीं करेगा कि इसके बारे में गलत फैसला हो ही चुका है, तो कोशिश क्यों करें, क्यों बदले खुद को? वाई? ये जान लीजिए कि जिस तरह आप अपनी नापसंद, अपनी फिक्र, अपनी सोच का खुलकर इजहार कर सकते हैं, इतना खुलकर अगर नहीं, फिर भी मेरा रजी खुद को एक्सप्रेस कर सकता है। आप एक एडल्ट हैं, एक जुमले में खुद को बता सकते हैं या छुपा सकते हैं, किसी भी बच्चे की तरह। रजी अभी पूरी तरह न खुद को बता सकता है, न खुद को बचा सकता है। ही इज स्टिल अनफोल्डिंग। खुदारा इसको और इस जैसे बच्चे को एक नॉर्मल बच्चे की तरह ट्रीट करें। यू विल नो मोर अबाउट हिम, अबाउट अस। ओहो रजी जान, आराम से खाइए बच्चे। आप पहली बार नहीं खा रहे आइसक्रीम, आपने पहले भी खाया है। बेटा, क्या जरूरी है कि मिस किया जाए? नो,
नो, आई सेड नो। आपको पता है मम्मी को मैसी बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं। अब गोल गोल आंखें मत दिखाओ। अब मैं क्या करूं, हंसूं या तुम्हारी पिटाई करूं? ओके चलो आज ऐसा कर लिया, ऐसे नहीं खाते मेरी जान। नेबर का अरुण देखेगा तो हंसेगा। खैर वो कमबख्त तो वैसे ही देखकर तुम्हें हंसता है। और उसकी माँ, ओह माय गॉड, कैसे पड़ोसी दिए मालिक। एनीवेज, मैं खुद को और दुनिया को एजुकेट कर रही थी, बताने की सिखाने की कोशिश कर रही थी। मैं जो कर रही हूं ठीक है ना रजी? दिस इज वॉट यू वॉन्ट टू से थ्रू दिस इग्नोरेंट वर्ल्ड। क्यों, यही सब बताना है ना? अच्छा तुम्हारी ट्यूटोरियल्स में भूल ही गई कि आज खाना भी पकाना है। लेट मी पुट सम जिंजर इन द ग्राइंडर एंड मेक सम पेस्ट। ओ ओ ओ ओ सॉरी सॉरी सॉरी, आई एम रियली सॉरी बेटा। मैं क्यों भूल जाती हूँ कि ग्राइंडर की स्क्रीचिंग साउंड से आपको उलझन होती है। कम ऑन मम्मी को एक हगी दो। आई प्रॉमिस मैं ऐसा फिर नहीं करूंगी। आई जस्ट फॉरगॉट बेटा, इंसान हूं, भूल जाती हूँ। I know your senses are out of sync. Ordinary sounds, smell, taste and touches जिसको हम नोटिस भी नहीं करते, तुम्हारे लिए कभी कभी बहुत पेनफुल, बहुत उलझन में डाल देती है। मुझे याद है जब पहली बार मैं तुम्हें बाजार ले गई थी, या अल्लाह क्या मंजर था। लोगों का जोर जोर से बोलना, किसी बच्चे का चीख चीख कर रोना, मक्खियों की भनभनाहट, ट्रैफिक का शोर, ऑटो रिक्शा का बदतमीज हॉर्न, लाउड स्पीकर पर किसी त्योहार का गरजता हुआ गाना और एक औरत की मुसलसल खांसी। ये सब शोर शराबा, ऐसा लगा आसमान टूट कर सर पर आ जाएगा, जैसे जलजला आ गया। तुम मुझसे चिपट चिमट कर कांप रहे थे, तुम्हें जैसे फिट सा हो गया था। फिर किसी ने भीड़ से एक आवाज आई, मिर्गी है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और मैं बेतहाशा रो रही थी। एक भीड़ जमा होकर हमारा तमाशा देख रही थी। मेरे खुदा, कयामत आते आते रुक क्यों नहीं गई? जमीन फट कर हम सब इसमें समा क्यों नहीं गए? जब जरूरत होती है इस वक्त तू क्यों नहीं सुनता मौला? मगर मगर कोई आसमानी मदद नहीं आई। पता नहीं कहां से मेरे अंदर एक झटके से हिम्मत आई और मैं फौरन वहां से भागी। सारे रास्ते लफ्ज मिर्गी मिर्गी मेरा पीछा करता रहा। सीधा घर आकर सांस लिया। तुम पसीने में नहाए, डर से जर्द हो रहे थे। तुम्हें एक चुप सी लगी थी। यू वे टेरिफाइड। बहुत देर बाद तुम जैसे होश में आए। मगर मगर अब मैं तुमको समझने लगी हूं और दुनिया को बताना चाहती हूं कि रजी की ये हरकत बिल्कुल नॉर्मल थी। उसको हाइपर अक्यूट हियरिंग कहते हैं। एक साथ इतनी आवाजें, इतना शोर हम तो बर्दाश्त कर लेते हैं, मगर एक बच्चे, वो भी रजी जैसे के लिए बहुत ज्यादा हाइपर टेंशन, जैसे इसके ब्रेन का फिल्टर एक साथ इतनी चीजें फिल्टर नहीं कर सकता और वो ओवरलोडेड हो जाता है, इसलिए घबरा जाता है, दहल जाता है। अगर ऐसे माहौल से इसे दूर रखा जाए तो ये नौबत नहीं आएगी। फिर हमने इसका ख्याल रखा और रजी को भीड़ और शोर शराबे से हर मुमकिन दूर रखा। लो, इतनी बातों में तुम्हें नींद कैसे आ गई मेरा नन्हा फरिश्ता? मेरा नन्हा फरिश्ता कब सोया मुझे पता ही ना चला। मैं तो अपनी दुनिया में खोई थी। चलो अब तुम्हें तुम्हारे बेड पर सुला दिया जाए। अब खाना नासिर के आने के बाद ही बनेगा। कम जान, लेट्स टेक अ नैप। रजी तो सो गया और मेरा ध्यान जाग रहा है। मैं वैसे भी जागा करती हूँ। मैं इतनी बातूनी कभी नहीं थी, कसम से। शायद बहुत अरसे के बाद बहुत कुछ मेरे सीने में जमा हो रहा था और आज आज जैसे सब फूट पड़ा, टूट पड़ा। वैसे शुक्र खुदा का। हाँ, शुक्र ही कर सकते हैं। इंसान कितना कमजोर है। तमाम दिल शिकनी के बावजूद, तमाम टूट फूट के बाद भी मजीद टूटने से डरता है, शुक्र के बहाने ढूंढता है। कितना डरपोक है। डरता है कि इससे भी बुरा, बल्कि बदतर हो सकता है। मर मगर मगर जो हुआ इससे भी बदतर क्या होता? रसी की मौत। नहीं खुदा रहा, ये न करना। रसी को लंबी मौत, लंबी उम्र देना। वो जैसा भी है मेरे जिगर का टुकड़ा है। मैं इसी में खुश हूं, इसी का शुक्र अदा करती हूँ। अपने महबूब बंदों के तुफैल मेरे रजी को लंबी उम्र देना मौला, और मुझे ढेर सारी हिम्मत और बेपनाह सब्र। बस बस रजी से पहले मुझे ना बुलाना।
मेरे बाद कौन देखेगा मेरे नन्हे फरिश्ते को, कौन देख सकेगा? मसला ये है कि इतनी पुरसुकून नींद सोने वाले मासूम बच्चा जब बाहर जाता है तो कुछ बेचैन हो जाता है। भला क्यों? क्योंकि स्कूल की टीचर हो या पार्क में खेलते बच्चे जब एक ही वक्त में कई बात करते हैं तो जैसे रजी को सुनाई कुछ और दिखाई कुछ देता है। वही बात जब घर में हम आराम से और प्यार से ठहर ठहर कर समझाएं तो वो बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में हर बात समझ सकता है और मुस्कुराकर रिस्पॉन्ड भी करता है। अब दुनिया वालों को इतनी फुर्सत कहाँ कि तसल्ली से समझाकर ऐसे बच्चे से बात करें। दुनिया तो हर वक्त जल्दी में तेजी में भागी जा रही है, भागी जा रही है। एक और बात, रजी जैसे मासूम बच्चे 3-5 तंज और तेजी, मुहावरे और ईडियम से घबराते हैं। ये सीधे जबान सीधे हैं, इनसे सीधी सादी जबान और सीधे अंदाज में बात करना चाहिए जो ये आसानी से समझ सकें। मेरी आंटी आई थी कनाडा से, बता रही थी कि वहां ऐसे बच्चों को बहुत प्यार और बड़ी तसल्ली से ट्रीट किया जाता है। स्कूल में स्पेशल टीचर्स इनको पढ़ाती हैं और ऐसे बच्चे घर पर बंद नहीं रहते, नॉर्मल स्कूल जाते हैं, क्योंकि एजुकेशन हर बच्चे का पैदाइशी हक होता है और ऐसे बच्चों को भी ध्यान से पढ़ाया जाता है। इन्हें अछूत नहीं समझा जाता। काश काश हमारे यहाँ भी ये सब होता। हर बच्चे का स्कूल जाना जरूरी और इसका पैदाइशी हक माना जाता। सुना वहां स्पेशल नीड किड्स रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा होते हैं। हमारी सोच ऐसी क्यों है? हमारे स्कूल ऐसे क्यों नहीं? हमारा ऐसा समाज क्यों नहीं सोचता? रजी डियर नींद में भी मुस्कुरा रहा है, या तो मेरी बात पर या कोई हसीन ख्वाब देखकर। कभी कभी मुझे रजी की उल्टी सीधी हरकत और हैरान कर देने वाले सुरीले फिल्मी गाने सुनकर हंसी आती। हैरत होती है ये सब कैसे होता है, ये इसने कब और कैसे याद कर लिया। राइम्स और पोम्स भी खूब लहक लहक कर सुनाता है, मगर कभी कभी अपनी छोटी सी बात बताने में हकलाता भी है, उलझता है। इस वक्त मैं इसकी बॉडी लैंग्वेज से इसकी जरूरत समझने की कोशिश करती हूँ और इसको इनकरेज करती हूँ। ये सब देखकर मैं इसकी हेल्प करना चाह रही हूँ। वो अपनी जरूरत बता भी देता है और बहुत खुश भी होता है। हमने ये भी महसूस किया कि कोई ऑर्डर देने के बजाय अगर हम वो काम खुद करके रजी को दिखाएं, इसकी अच्छी कॉपी कर लेता है। कभी कभी सब्र भी करना पड़ता है, मगर 1-2 बार के बाद काम इनके लिए उसके लिए आसान हो जाता है। माय लिटिल प्रिंस कितना खुश होता है मेरी बात समझकर। ये बहुत जरूरी है कि बोलने के बजाय करके दिखाया जाए, तो बात न सिर्फ इसके लिए आसान होती है बल्कि इसको रिपीट करके याद भी रखता है। अक्सर मुझे एक बच्चे की एक्टिंग करनी पड़ती। रजी मुझे एडल्ट के बजाय अपना साथी, अपना दोस्त समझे। मैं हमेशा याद रखती हूँ कि एक काम को बेहतर तौर पर करने के एक से ज्यादा तरीके भी होते हैं। मेरे रजी ने जो कुछ मुझे सिखाया या सीखने समझने का मौका दिया, सच पूछो तो इसको सिर्फ सब्र, सब्र और सब्र ही कह सकते हैं। मैंने ये सीख लिया और आपसे भी गुजारिश करूंगी कि ऑटिज्म को डिसेबिलिटी की तरह देखने के बजाय इसको एक अलग तरह की एबिलिटी समझा जाए। इन फरिश्तों में कमजोरियां ढूंढने के बजाय इनमें खूबियां देखें। इनको उजागर करने के लिए छोटी छोटी बातों पर इनकी दिलजोई करें। आपने ये तो कह दिया ये बच्चा अब नॉर्मल लगता है, ये आंखें क्यों नहीं मिलाता, मगर आपने ये नहीं सोचा कि रजी कभी झूठ नहीं बोलता, किसी गेम में चोरी नहीं करता, किसी की हंसी नहीं उड़ाता, ना ये किसी पर जजमेंट पास करता है। ऐसे बच्चे आपसे, सोसाइटी से, अपने दोस्तों और उनके पेरेंट्स से अटेंशन और प्यार चाहते हैं। बस प्यार। वो सिर्फ आपकी मोहब्बत चाहते हैं। इनसे बगैर किसी गर्ज के अनकंडीशनल लव करें। आपको हैरत होगी कि आपके पड़ोस का स्पेशल किड आपका किस कदर प्यारा दोस्त बन सकता है। अरे तुम तो सो रहे थे या चुपके से पड़े मेरी कहानी सुन रहे थे। माय जानू, लव योर स्माइल बिट्टू। चलो उठ जाओ, हम लोग पार्क चलते हैं। क्यों, आज आपके साथ हम भी स्विंग पर झूला झूलेंगे। लेट्स गो फॉर अ राइड। बेहद शुक्रिया जावेद दानिश साहब। ख़वातीन हज़रात, आपने देखा कि एक ऐसा बच्चा कि जो दूसरों से राब्ता करने में उस तरह से उसका साथ नहीं दिया जाता, या उस तरह से वो दूसरों से राब्ता नहीं कर सकता है, या उसके अंदर जो कमज़ोरी होती है वो होती है। लेकिन इसका कतई मतलब ये नहीं है कि वो बच्चा कमज़ोर है।
हमेशा हम सब जानते हैं कि कोई एक चीज हमारे अंदर कमी होती है तो उसका बदल दूसरी चीज उसके अंदर होती है। ऐसा नहीं है कि हर चीज हर आदमी के पास होती है। एक फिल्म आई थी तारे जमीन पर, हम सब लोग वाकिफ हैं कि उसमें भी एक खास तरह की प्रॉब्लम एक बच्चे में थी, लेकिन दूसरी तरफ वो कितना ज़हीन था वो हमारे सामने ये था। तो ऐसा ये नहीं है कि ये एक ऐब है, और जावेदानी साहब ने अपने इस मोनोलॉग के ज़रिए ये बात साबित की, ये बात बताने की कोशिश की कि किस तरह से एक बच्चे को हम स्पेशल नीड कहने के बजाय उसको हम स्पेशल चाइल्ड अगर हम कहें तो मुझे लगता है कि वो ज़्यादा मुनासिब है। कि स्पेशल नीड का नहीं, स्पेशल चाइल्ड है कि हो सकता है कि वो हमारी खास तवज्जो का मुस्तहिक है, या उसके अंदर दूसरी खूबियां जो है, जो आखिरी हिस्से में आपने बताया कि वो झूठ नहीं बोलता है, वो किसी को धोखा नहीं देता है, वो किसी के साथ साजिश नहीं करता है, वो दूसरी बहुत सारी खूबियां उनके अंदर है जो दूसरे लोगों के अंदर नहीं है, या दूसरे कमियां जो दूसरे लोगों के अंदर है वो उनके अंदर नहीं है। और इस तरह से हम लोगों ने देखा, बखूबी देखा कि जावेद साहब किस तरह नए मौज़ूआत की तलाश करते हैं और नए नए मौजू को तलाश करते हैं और उसे पेश करने की कोशिश करते हैं। जावेद साहब मल्टी डायमेंशनल शख्सियत है, हम जैसे शख्सियत जिसको हम कहते हैं कि सफरनामे भी लिख रहे हैं और ड्रामे भी इन्होंने जो लिखे हैं, तो एक तरफ महजरी ड्रामे लिखे हैं, दूसरी तरफ इस तरह के खास खास मौजूआत पर ड्रामे लिखे हैं, कुछ ड्रामे इन्होंने अफ्रीकी ड्रामे तर्जुमा भी किए हैं, और इनकलाब जंज के नाम से वो मजमुआ भी शाये हो चुका है। और आप जिस तरह से इन दिनों दास्तान गोई की पेशकश में पूरे दुनिया में घूम कर पेश कर रहे हैं, पेशकश है, तो मैं एक ये कि पहला सवाल बल्कि जावेद दानिश साहब से, और ये हम सब लोगों का, कि जो अभी आपने मोनोलॉग पेश किया कि इस तरह की जो ज़रूरियात हैं, और आपने हमारा वतन कह करके एक तरह से मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ हिंदुस्तान की तरफ एक उसको हमारी तवज्जो दिलाने की कोशिश की है कि हम हर चीज़ के नेगेटिव पहलू देखने की कोशिश करते हैं, उनके पॉजिटिव पहलू की तरफ तवज्जो हमारी कम जाती है। तो ज़रूरत इस बात की है कि हम पॉजिटिव चीज़ों की तरफ जाएँ। तो क्या इस तरह का मसला सिर्फ यहाँ है, या पूरी दुनिया में इस तरह का मसला है, या इस तरह के मसाइल हैं, और इस पर किन-किन ज़बानों में मुझे लगता है आपने यकीनन पढ़ा है, और दूसरे ज़बानों का भी। तो इस मसले को एक फ़नकार किस तरह से देखता है? क्या आप देख रहे हैं उसी तरह से देखता है, या दूसरे फ़नकार ने दूसरे ज़ाविये से भी इस पर रोशनी डालने की कोशिश की है? नहीं, ये है ऑटिज्म का जो मामला है, ये पूरी दुनिया में है। ऑटिज्म बच्चों में ये कमी पाई जाती है, मगर जिस तरह से इंडिया या सब कॉन्टिनेंट में, बर्रे सगीर में जिस तरह से इसको ट्रीट करते हैं, यानी सबसे पहले तो माएँ या वालिदैन डिनायल का एक उनके अंदर एक वो होता है कि नहीं साहब बिल्कुल ठीक है, अभी तो 1 साल का है, ये 2 साल में ठीक हो जाएगा, या 3 साल में ये बड़ा होगा तो ठीक हो जाएगा। स्पीच का भी मामला होता है बहुत से बच्चों में कि वो बात शुरू बहुत देर से करते हैं, तो इंस्टेड के उसको स्पीच थेरेपिस्ट के ले जाएं, कहते हैं नहीं नहीं ये ठीक हो जाएगा, और जब ठीक नहीं होता बच्चा तो वो फिर दौड़ते हैं, मज़ार भी जा रहे हैं, मौलवी साहब से पूछ रहे हैं, हकीम साहब से पूछ रहे हैं, मगर डॉक्टर के पास नहीं जा रहे। इसके लिए स्पेशल डॉक्टर्स होते हैं, स्पेशल साइकोलॉजिस्ट होते हैं, वो इन बच्चों को ट्रीट करते हैं, उनको इस काबिल कर देते हैं कि वो एक्टिव हो जाएं सोसाइटी में। ठीक तो नहीं होती ये बीमारी, इसमें कमी आ जाती है, कोशिश की जाती है कि इनको बेहतर कर दिया जाए, बजाय इसके कि इंडिया में हमने मेरे जानने वाले 2 एक बच्चे ऐसे हैं जिनको बिल्कुल डिस्कार्ड कर दिया फैमिली ने भी। वो बच्चा जब मोहल्ले में निकलता है लोग उस पर हंसते हैं, लोग वो डर के मारे घर से बाहर नहीं जाता, घर में रहता है तो उसको एक फालतू वो समझ लेते हैं कि भाई ये किसी काम का नहीं है तो घर में पड़ा रहे बस, या तो कोई ऐसे डॉक्टर के पास ले आते हैं जो उसको ऐसी दवाइयों पे डाल देते हैं कि वो उसके लिए और नुकसान दे। तो जरूरत इस बात की है कि सबसे पहले बच्चों से ज्यादा पेरेंट्स का इलाज किया जाए। बच्चा तो बेचारा है ही है तकलीफ में, पेरेंट्स को वो बीमारी नहीं है, मगर पेरेंट्स मेंटली बीमार, अवेयरनेस की जरूरत है। ये ड्रामा सिर्फ हमने इसलिए लिखा कि हमारे एक प्रोफेसर दोस्त का बेटा बीमार था, और उसके लिए हमने 4 लाइन की एक नज्म उसके लिए लिख के भेजी थी। तो फेसबुक के ऊपर बड़ी डिमांड हुई कि साहब, ये हमारे इंग्लिश का एक ग्रुप है उसमें ये बात हुई, उन्होंने कहा कि जावेद आप भी लिख सकते हैं, इस पे ड्रामा लिखिए। अच्छा, इस पे ड्रामा लिखना बहुत ही मुश्किल, बहुत ये 4-5 पेजेस हैं, मगर आई नो कि हमने इसमें कितनी मेहनत की है, कितना रिसर्च किया है। रिसर्च में सबसे ज्यादा मदद जो मुझे मिली, ये हुस्न इत्तेफाक बाई चांस ये हुआ कि हमारी वाइफ उज़मा स्पेशल नीड किड्स को पढ़ाती थी,
और स्कूल में उनका वो स्पेशल एक वो था, और रोजाना वो आके कोई ना कोई कहानी सुनाती थी, और बहुत ही चैलेंजिंग जॉब थी वो, बहुत ही खतरे वाली भी जॉब थी। बहुत से बच्चे इसमें वायलेंट भी हो जाते हैं। तो इसकी जो टेक्निकलिटीज आप सुन रहे हैं, ये मुझे बहुत से लोग पूछते हैं कि भाई आप इतने टेक्निकल आपने कैसे वो कर लिया, इसकी बहुत ही डिटेल्ड, तो डिटेल स्टडी हमने की, इस पर रिसर्च किया, तब जाकर के ये ड्रामा लिखा गया। जब ये ड्रामा फेसबुक पे लगा तो फौरन फरमाइश हुई कि इंग्लिश में चाहिए, तो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, और उसके बाद ये एक एंथोलॉजी में छपा इंग्लिश की। उसके बाद से इसकी बड़ी शोहरत भी बंगला में हुआ, हिंदी में हुआ। तो जरूरत इसकी, अच्छा मैं जब भी इंडिया जाता हूँ, किसी जगह बुलाया जाता पिछले 2-1 सालों में, तो ये ड्रामा हमने वहां पढ़ा और कहा टीचर से कि इसकी कॉपी बना करके बच्चों को दिया जाए, वो अपने घरों में ले जाएं, और मेक इट एन अवेयरनेस प्रोजेक्ट, कि ये सिर्फ एक 5 मिनट 10-20 मिनट का खेला नहीं था, ये बहुत ही संजीदा एक टॉपिक है, इसके ऊपर सबको मिलकर काम करना है। तो जैसा हमने बताया कि बच्चे की इलाज से पहले पेरेंट्स की इलाज की जरूरत है, वालिदैन की इलाज की जरूरत है, महल्ले वालों की इलाज की जरूरत। अगर बच्चा बाहर निकलता है और माँ डरने के बजाय या शर्मसार होने के बजाय उस ग्रुप को अगर वहां खड़ी होकर के उसको कुछ सुना दे, तो हो सकता है कि रफ्ता रफ्ता महल्ले का वो चेंज हो, सारे पूरे माइंडसेट जो है हमारा, उसको चेंज करने की जरूरत है। बिल्कुल, इसलिए ये ड्रामा बढ़िया है। फरमाया आपने कि हमें बजाय इसके कि उसको बीमारी या कमी के तौर पर लें, हमें उसको ठीक करने के लिए, समाज को अवेयर करने के लिए, या उस जानिब लोगों की को मुतवज्जे करने के लिए काम करना चाहिए कि उसे हम ठीक है, एक कमी है बच्चे में, लेकिन उसको हम ऐब समझने के बजाय उसकी दूसरी खूबियों को हम उजागर करें। बढ़िया फरमाया आपने। और हर, ये सिर्फ ऑटिज्म की ही नहीं बल्कि दूसरी चीज़ों की जो कमियां होती हैं इंसान में हो या समाज में हो या बच्चों में हो, हमें उसकी तरफ एक मस्बत रवैया रखकर काम करना चाहिए। बिल्कुल। जब दानिश साहब, आपने मतलब कलकत्ते से जब आप कनाडा गए वाया यूके, यूएस, आप यूएस। वाया यूएस आप कनाडा गए, और वहां जाने के बाद कनाडा में जो उर्दू की सूरत हाल थी, उसमें आपने न सिर्फ ये कि अपने तजर्बे को पेश किया, अपने सफर को पेश किया, बल्कि वहां के मौजू को अपनाते हुए उर्दू में ड्रामे लिखे और आपने अपने रंगमंच की जानिब से वहां पेश किए, और बल्कि आप फेस्टिवल वहां ऑर्गेनाइज करवाते रहे हैं। तो उसमें आपको क्या दुश्वारी आई वहां उर्दू के ड्रामे या उर्दू के रंगमंच, उर्दू के स्टेज को वहां एक तरह से एस्टेब्लिश करने में? सबसे पहले तो यह है कि जब मैं आया 40 साल हो गए, मैं इस कदर ज्यादा सफर करता हूँ तो लगता नहीं कि साहब इतने उम्र दराज हैं। मगर दोस्तों को ये बताता हूँ कि भाई मैं थिएटर नौटंकी का हूँ, तो इसलिए परमानेंट मेकअप हमने कर लिया, तो अब वो पता नहीं चलता कि साहब ये इनकी उम्र क्या है। तो जब मैं यहाँ आया तो मसला पहले तो रोटी रोजी का था। जब वो सेटलमेंट हो गई थोड़ी सी, और वही सब चीजें ड्रामे में भी हमने पेश कर दी जो मेरा अपना तजुर्बा था। सबसे पहला जो प्रॉब्लम था वो ये था कि साहब उर्दू जबान ही नहीं है तो ड्रामा कहाँ से हो। मसला ड्रामे का नहीं, मसला था जबान का। और जब जबान में भी मसला था कि उर्दू को फौरन लोग पाकिस्तानी जबान समझते हैं बाहर, और जैसे ही मुझसे पूछा जाता था कि साहब आप पाकिस्तान में आप कहाँ से, तो मैं उनको बताता था कि हुजूर मैं वहां से हूं जहां से उर्दू पाकिस्तान गई। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो लोग फौरन अच्छा आप इंडिया के हैं? हमने कहा जी साहब मैं इंडिया का हूँ। और कहाँ के हैं? तो मैं कलकत्ते का हूँ। तो दूसरा मसला ये था कि कलकत्ते के तो आप बंगाली, तो साहब आपकी जबान इतनी अच्छी कैसे हो? तो मैं हमेशा उनसे कहता था कि मैं इंग्लिश भी अच्छी बोलता हूँ साहब, आपने कभी तारीफ उसकी नहीं की, तो आपने तो मुझे नहीं कहा कि मैं इंग्लिश हूँ। तो कल फिर उनको पता चलता था कि बैकग्राउंड मेरा जो है लखनऊ का है, वालिदैन और ये। उर्दू के हवाले से कोशिश हमने पहले ये की कि उर्दू पढ़ाने के तरफ रुझान हुआ। मैं बहुत सारे प्रोग्राम में ये बता चुका हूँ, बहुत से दोस्तों को मालूम भी होगा, रिपीट कर रहा हूँ कि मल्टी कल्चरल मिनिस्ट्री है कनाडा की, और यहाँ ये है कि दुनिया की कोई भी जबान अगर बच्चा सीखना चाहे तो उसको पूरी इजाजत है। और आमतौर पे स्कूलों में उर्दू नहीं है, मगर अगर किसी महल्ले में, जावेद दानिश बताते हैं बोर्ड ऑफ एजुकेशन को कि भाई हमारे अड़ोस पड़ोस मिला करके 20 बच्चे हैं, उनकी कंडीशन है 20 कम से कम बच्चे हों, तो 20 बच्चे अगर हम प्रोवाइड करते हैं एक लिस्ट, तो महल्ले का कोई भी स्कूल वो आपको दे देते हैं।
और उस स्कूल में वीकेंड पे उर्दू की क्लासेस 2.5 घंटे की क्लास होती है। तो उसमें बच्चों के लिए सारी चीजें फ्री हैं, यानी सिर्फ क्लास फ्री नहीं है, उसकी पेंसिल कलम कागज सब फ्री। और टीचर को मगर $30, $26 से $30 टीचर की वो देखते हुए काबिलियत, उसको $30 पर आवर मिलता है घंटे के हिसाब से। तो वो करना शुरू किया और उसके बाद यानी उर्दू की बुनियाद डाली हमने। और वो काम करते करते फिर जब मामला थिएटर का था, तो अगर ज्यादा मजहबी होता तो तबलीगी जमात ज्वाइन करता, तो मगर उसके भाई हमने कहा भाई थिएटर को ही करो, इसी में निजात। थिएटर के लिए जो सबसे बड़ी मुश्किल थी वो थी तलफ़ुज़ की। तलफ़ुज़ का मसला बहुत बड़ा, क्योंकि हमने मोस्टली उर्दू वाले नहीं मिल रहे थे, तो नॉन उर्दू वालों को ट्रेन करना शुरू किया, और इंडियन जो थे और उसमें पाकिस्तानी भी थे, मगर मसला थे तलफ़ुज़ का बहुत मसला है, जिसको ठीक करने में काफ़ी वक्त। तो फिर एक ट्रेनिंग क्लासेस शुरू की कि साहब उर्दू तलफ़ुज़ कैसे, यानी उर्दू में डायलॉग्स कैसे बोले जाते हैं, इसकी ट्रेनिंग शुरू की। और ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये बड़ी बेसिक और ग्रास रूट लेवल पे जो काम किया था आज से 40 साल पहले, उन सबों के बाद रंगमंच कनाडा एक थिएटर ग्रुप कायम हुआ। उसके बाद ख्याल आया कि साहब थिएटर सिर्फ हम अगर उर्दू की बांसुरी बजाएंगे तो नोटिस नहीं लेगा कोई, तो इंडियन कम्युनिटी में अगर कुछ हमको करना है तो उसके लिए ये किया जाए कि एक ऐसा ग्रुप बनाया जाए जिसमें हर जबान को हम वो करें। तो रंगमंच कनाडा ने हिंदुस्तानी 10 जबानों के ड्रामे करना शुरू किए, फेस्टिवल करना शुरू किया, जैसा आप बता रहे थे। बहुत उर्दू वालों को सबसे ज्यादा तकलीफ होती है कि साहब ये तमिल का ड्रामा कहाँ लिया है यार, ये हम लोग तमिल और तेलुगु तो समझते नहीं। उन्होंने उनसे बताया कि भाई तेलुगु वाला भी यही शिकायत कर रहा था कि दानिश सर ये कहाँ आपने उर्दू में फंसा दिया, वी डोंट नो उर्दू। इन दोनों को हमने बताया कि भैया ये पूरे दिन का फेस्टिवल होता है, 10 ड्रामे आते हैं, जिस वक्त जो जबान नहीं समझ में आती उस वक्त जाके चाय पियो भाई बाहर, और फिर आ जाना वापस। उसको पॉपुलर करने के लिए 10 ड्रामे $10 के, यानी $1 का एक ड्रामा, इम्पॉसिबल है, मुमकिन नहीं। मगर ये इसलिए किया कि फिर थोड़ी सी फंडिंग मिलने लग गई और ये सारा कुछ होने लग गया। तो लोगों ने कहा कि मगर इसके पीछे मामला क्या, क्यों आप कर रहे हैं? हमने इन्हें बताया कि उर्दू ड्रामे को लाइमलाइट में लाने के लिए जरूरी है कि दूसरे ड्रामे के साथ किया जाए, और यकीन मानिए कि उर्दू ड्रामे हमेशा टॉप पे होते थे, सबसे अच्छे। इसकी वजह ये थी कि जो हमारे दूसरे ड्रामे यहाँ हो रहे थे वो सब, यानी हिंदी के, संस्कृत के, ये सारे ट्रेडिशनल जो ड्रामे इंडिया के हैं वो किए जा रहे थे। कोई महाभारत कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई हल्के फुल्के मजाक के ड्रामे कर रहा है, हिजरत वाले ड्रामे लोग नहीं कर रहे। हमने यहां से हिजरत वाले ड्रामे इंसर्ट करना शुरू किया, तो लोगों को अंदाजा हुआ कि भाई ये ईद का कर्ब जो दिखा रहे हैं, ये ईद का कर्ब नहीं है, तो पूरी जनरेशन की प्रॉब्लम बता रहे हैं कि साहब इतने मसले हैं। ईद एक छोटी सी त्योहार को किस तरह हमारे कैनेडियन दादी और माँ और बेटी, 3 जनरेशंस को दिखा रहा है। ये करते करते उर्दू ड्रामे नोटिस में आ गए। फिर एक बहुत बड़ा अवार्ड यहाँ का सिविक आर्ट्स अवार्ड होता है, वो कोई 10, 12, 15 साल के बाद मिला, मगर नोटिस में आ गए और वो काम होने लग गया। तो ये था साहब कि जहां तक हमारे पड़ोस के दोस्तों का मामला था, उनको ये बड़ी प्रॉब्लम थी, ये रंगमंच क्यों नाम रखा हुआ? हमने कहा भाई उर्दू हमारी इतनी अच्छी नहीं, जरा बताइए कि स्टेज का नेमुल बदल क्या है, या तो स्टेज रखें हम, और अगर स्टेज का नेमुल बदल उर्दू में कुछ है तो मैं उस नाम पे रख लूँ। तो रंगमंच इसलिए रखा है कि सारी दुनिया में रंगमंच नाम से ग्रुप है, मगर रंगमंच कनाडा से पता चलता है कि साहब एक इंडियन ग्रुप है, ये काम कर रहा है। और करते करते वो सारे बड़े एक्सपेरिमेंट्स किए, बहुत अच्छे अच्छे एक्सपेरिमेंट्स किए, मगर शुक्र है कि वो कामयाब है, और यानी सफर जारी। पिछले 2 साल हो गए, 3रा साल के 25वीं सालगिरह भी मना ली रंगमंच कनाडा की। अब जाकर के ये है कि इतना कर दिया कि लोग अब तैयार हो गए, लोग कर रहे हैं। अच्छा, देखा देखी बहुत से लोग करते हैं। हमारे कुछ उर्दू के ग्रुप के कुछ लोगों को बुलाया था पाकिस्तानी, उन्होंने साहब फौरन दूसरे साल पाकिस्तानी ड्रामा फेस्टिवल शुरू अनाउंस कर दिया। मगर सिर्फ अनाउंस करने से नहीं होता, इसमें बहुत गुड़ डालने पड़ते हैं, तब जाकर के मामला होता है। 1 साल के अंदर, 2 साल में वो भी बैठ गए। एक और बंगाली भाई हमारे बड़े अच्छे बंगला ड्रामा करते थे यहाँ, उनको लगा कि साहब ये जावेद दानिश भी कलकत्ते का है और ये तो सारे नंबर यही लिए लेता है,
उन्होंने भी मल्टीलिंगुअल ड्रामा फेस्टिवल अनाउंस किया और बड़े बड़े स्टार्स को कलकत्ते से बुलाया, मगर वो ज्यादा कमर्शियल थे वो साहब, और बड़ा यानी 2-3 दिन का फेस्टिवल और बाजार भी लगा हुआ है, ये वो सारी चीजें लेकर के वो कर रहे थे। एक जो फाइनल ईयर था उसमें दितिमान चैटर्जी, कलकत्ते का बहुत बड़ा नाम है, आप जानते हैं, उनको बुलाया गया। $25 से $30 का ड्रामे का टिकट, और बड़ा फेस्टिवल था, मगर उसमें हुआ ये कि दितिमान आ नहीं सके, जहाज लेट हो गई और उनका सामान खो गया। तो जिस बिना पे वो पूरा फेस्टिवल खड़ा हुआ था कि उनका ड्रामा होगा, वो नहीं हुआ, पब्लिक नाराज हो गई, इतनी ज्यादा गड़बड़ी हुई कि उन्होंने तौबा कर लिया कि अब मल्टीलिंगुअल ये जावेद दानिशी कर सकता है, कम वक्त यही करे। बता ये रहा हूं कि हमने इसे कमर्शलाइज नहीं किया था। अब गोई में सारा मैं पिछला वसूल कर रहा हूं, मगर ड्रामे से कभी भी, ड्रामे को बहुत ही ईमानदारी से और बहुत उससे किया, वो अब वो चीजें अब जड़ें मजबूत हो गई हैं। मेरी बाद की नस्ल जो है यहाँ कनाडा में उर्दू ड्रामा आराम से करेगी और मेरे लिए फातिया भी पढ़ेगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जावेद दानिश साहब, आपने मतलब महजरी ड्रामे लिखे और महजरी अदब में शुमार करते हैं उन्हें, हिजरत के तमाशे के ड्रामे को खासकर, और आपने अफ्रीकी ड्रामे भी तर्जुमा किए हैं और दूसरी ज़बानों के ड्रामे भी तर्जुमा किए हैं। तो उर्दू में जो ड्रामे लिखे जा रहे हैं, न सिर्फ कनाडा में बल्कि पूरी दुनिया में जो है उर्दू ज़बान में जो ड्रामे लिखे जा रहे हैं और दूसरी ज़बानों में जो ड्रामे लिखे जा रहे हैं, उसमें अगर हम देखते हैं तो उर्दू ड्रामा और उनमें दोनों में क्या फ़र्क है और क्या मुमासलत है दोनों में? आप ज़्यादा बेटर तौर पर इस पर रोशनी डाल सकते हैं। देखिए, इंडिया पाकिस्तान में उर्दू ड्रामे का, पाकिस्तान को छोड़ दीजिए, उनके यहाँ स्टेज बिल्कुल ना होने के बराबर है, वो टीवी से खा कमा रहे हैं, मगर हमारे यहाँ जो स्टेज है, उर्दू स्टेज, बहुत लोग कहते हैं उर्दू मर रही है और ड्रामा खत्म हो गया, और ये मैं नहीं मानता इसको। दिल्ली में बहुत ड्रामे होते हैं, बॉम्बे में होते हैं, छोटे छोटे शहरों में भी बहुत ड्रामे हो रहे हैं, कलकत्ता बहुत एक्टिव है, बहुत से लोग कर रहे हैं, मगर फर्क बेसिक मुझे ये लगता है कि हमारा जो उर्दू का राइटर है देसी, वो फौरन बड़े बड़े नए नेम टैग ले आता है कि साहब ब्रेख्त को लाइए और इसको लाइए और शेक्सपियर को लाइए। मैं भी जब तक इंडिया में था बड़ा इंप्रेस था साहब के बड़े बड़े जो फॉरेन के नाम जो थे उससे बहुत मुतासिर होता, पढ़ा भी था क्योंकि इंग्लिश लिटरेचर था मेरा सब्जेक्ट। मगर यहाँ जब आया तो इत्तेफाक है कि हबीब तनवीर साहब मेरे मेंटर रहे हैं, अलीगढ़ के हवाले से भी आप जानते हैं। हबीब साहब का इंटरव्यू में ले रहा था, यहाँ आए वो, तो उनसे हमने पूछा तो वो कहने लगे कि, हमने कहा कि भाई वो नया नया मामला था, आज से 20 साल पहले की बात, कि साहब वो हिजरत के तमाशे लिखे, ड्रामा भी, किताब भी छप गई, और नहीं उस वक्त किताब नहीं छपी थी, तो सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं ये जो वक्त बर्बाद कर रहा हूँ क्या कर रहा हूँ, ये ड्रामे क्या फर्क लगता है, हमें क्या करना चाहिए। उन्होंने जो बात कही उसको मैं आज के सारे उर्दू वालों के लिए कहता हूँ। उन्होंने कहा कि मियाँ जहां हो उस जमीन के लिए लिखो। तो हमने कहा कि क्या मतलब सर? कहने लगे तुम कनेडियन हो, पासपोर्ट ले लिया? हमने कहा जी ले लिया सर। कहले यहीं रहना है या वापस जाना? हमने कहा सर नहीं अब तो आ गए, कश्ती जला दी। कहले बेटा यहाँ के लिए लिखो, यहाँ की बात लिखो, इंडिया का मत सोचो, यहाँ के ड्रामे लिखे और जमीन से जुड़े रहो, बड़ी बड़ी बातें मत करो। हमने कहा सर आपने ही गुमराह किया था, ब्रेख्त की बातें आप करते थे। तो कहने लगे वो मैं करता था शुरू में, मुझे कोई बताने वाला नहीं था, मैं तो तुम्हें बता रहा हूं। तो हमने कहा तो? कहने लगे हाँ ये ब्रेख्त आप छोड़िए, आप सीखने के लिए जरूर उनको पढ़ें, उनको फॉलो नहीं करें, उनके पैटर्न पे लिखने की कोशिश नहीं करें, समझे? तजरीदी और तजुर्बाकारी और ये और वो, ये सब नहीं, स्टिक टू योर ग्राउंड, जमीन से अपने जुड़े रहिए, यहाँ के मसाइल को लिखिए। उसके बाद मेरे लिए रास्ता साफ हो गया था कि दुनिया जो भी कहे। और मैं फिर जो महजरी अदब तैयार हुआ तो वो इसीलिए था कि कनाडा की जो प्रॉब्लम है, महाजिरों की जो नकल मकानी करके यहाँ लोग आए, शुरू में वो ड्रामे जब छपे तो लोग उसके ऊपर वो नहीं कर रहे थे। अल्लाह मोहम्मद हसन साहब को गरीब रहमत करे, JNU वाले हसन साहब ने जब पढ़ा तो उन्होंने एक सर्टिफिकेट दिया कि साहब ये पहली बार उर्दू में महजरी अदब हिजरत के मौजू पे पहली बार कोई लिख रहा है, और न सिर्फ लिख रहा बल्कि पूरी किताब हिजरत के मौजू पे है। हिजरत के ड्रामे में छोटे छोटे ड्रामे आप देखेंगे, अगर पूरी किताब एक तसलसल से पढ़ें तो वो एक बड़ा सा ड्रामा है। इसलिए यहाँ उस पर बड़ी अच्छी सीरियल भी बनी टीवी पे, उर्दू में भी बनी और इंग्लिश में भी बनी।
वो छोटी छोटी हर ड्रामा, हर कहानी एक अलग है। शादी पे भी है, ईद पे भी है, इस पे भी है, मरसी यानी वालदैन की उस पर भी है, और बच्चों की बगावत पे भी है। मगर वो सारी कहानियां एक हैं, जिसको मोहम्मद हसन ने बहुत अप्रिशिएट किया कि इसको आप लिखिए, और आप ये नहीं देखिए कि साहब इंडिया में क्या कहा जा रहा है, आप यहाँ के हैं, वक्त लगेगा, दिस विल बी द माइलस्टोन, आपको देख के फिर लोग करेंगे। आप जानते हैं कि महजरी अदब में शायरी बेपनाह हमारे यहाँ है, नॉवेल भी है और अफसाना भी है, सब कुछ। ड्रामे की किताब आज तक एक नहीं। अब ये पता नहीं क्या है कि आज की तारीख तक हिजरत के तमाशे छपे हुए 30 साल हो गए, उसकी 2-3 एडिशंस आ चुके हैं और फिर आने वाली है अभी। और उसके बाद फिर 20 साल गुजरने के बाद 40 बाबा एक चोर लिखा, जो कि उसका सीक्वल था। मगर कोई किताब वो नहीं। इस वजह से आपकी कुछ यूनिवर्सिटीज ने, आपके यहाँ भी दिल्ली यूनिवर्सिटी ने उस पर एक एमफिल जैसा भी करवाया एक, और दूसरे यूनिवर्सिटीज में भी ये काम हुआ। तो उसकी वजह यही थी कि ये ड्रामे मुख्तलिफ हैं जो मेन लैंड में लिखे जा रहे हैं, और जो यहाँ लिखा जा रहा है वो हम इंडिया में बैठ के नहीं लिख सकते। अगर हम इंडिया में बैठ के हिजरत के तमाशे लिखते, लोग कहते क्या ये क्या बातें कर रहा है। मगर वहां अब जो कुछ ड्रामे और हैं, जैसे आज जो पढ़ा, तो ये अवेयरनेस के लिए, वहां ये इंडिया के लिए लिखा है ये ड्रामा हमने। और भी जो ड्रामे हैं इसमें, आपने 40 बाबा एक चोर पे लिखा है, आप जानते हैं कि वो ड्रामे कैसे। जी जी, बढ़िया फरमाया आपने। और हबीब साहब के साथ मेरा भी बहुत वक्त गुजरा है, और मेरे भी मेंटर रहे थे। और दिल्ली में जब वो रहे या भोपाल भी गए तो हम लोग बहुत गुर्बत महसूस किया, और उनकी ज़बानों ही सुना कि वो जब गए थे रडा में ड्रामे की तालीम हासिल करने के लिए, तो वहाँ 1 साल के बाद ही वो वहाँ से लौट आए और ड्रामे देखते रहे। और उन्होंने कहा कि जो बातें यहाँ की जा रही हैं, ये हम कम से कम अपने मुल्क में नहीं कर सकते हैं, हम अपने मुल्क में अपनी मिट्टी के साथ काम करेंगे। यही वजह है कि जब वो लौट करके आए तो नया थिएटर के साथ वो नाचा के अदाकारों को लेकर काम किया। अब मध्य प्रदेश के उन गाँव के जिनको हमारे कई लोगों ने कहा कि अच्छा ये इस तरह के लोग हमारे ड्रामों में काम करेंगे, तो उनका कहना था हाँ यही लोग ड्रामे में काम करेंगे और यही हमारी मिट्टी के लोग हैं। और हकीकत ये भी है कि मौजूदा दौर में जो एमेच्योर थिएटर है, एमेच्योर ग्रुप्स हैं, वही बेहतर काम कर रहे हैं, मौजू की मुनासबत से भी, पेशकश की मुनासबत से भी। बाकी जो प्रोफेशनल्स कह लीजिए, या जो जिनके पास फंड्स बहुत हैं, वो फिर सेट लाइट्स और इसकी चकाचौंध में जाते हैं, उसमें उसका सहारा लेते हैं, क्योंकि उनके पास कंटेंट नहीं होता है। और ये वजह है कि हम देखते हैं जब आपके ड्रामे को पढ़ते हैं तो उसका कंटेंट हमें जाहिर सी बात है दूसरों से मुख्तलिफ नजर आता है। आपने महजरी अदब या महजरी ड्रामे की बात की, लेकिन मुझे एक बात हमेशा परेशान करती है, जिसको शायद आप ज्यादा बेहतर तौर पर बयान कर सके, कि क्या हम अदब को इस तरह से जैसे एक ज़माने में ड्रामे को, आपको भी याद होगा कि कहा गया अदबी ड्रामे के नाम से एक किताब शाये हुई। तो ड्रामा, और ये किसी दूसरी सिन्फ के साथ ये तख़सीस नहीं की गई। न तो हम अफ़साने के साथ ये तख़सीस करते हैं, न शायरी के साथ ये तख़सीस करते हैं, न नॉवेल के साथ ये तख़सीस करते हैं। हम कभी अदबी नॉवेल नहीं कहते हैं, कभी अदबी ग़ज़ल नहीं कहते हैं, कभी अदबी अफ़साना नहीं कहते हैं, ये ड्रामे के साथ ही कहा गया। तो एक तरफ अगर हम अदबी कह रहे हैं तो दूसरी तरफ गैर अदबी भी कह रहे हैं। होना ये चाहिए कि ये मेयारी या गैर मेयारी तो हो सकता है, लेकिन अदबी और गैर अदबी ये जो है बात है। उसी तरह से कि ये जो एक महजरी अदब कह करके मुझे कभी-कभी ऐसा महसूस होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसको जो हमारा संजीदा अदब है, हमारा मेयारी अदब है, हमारा आला अदब है, उससे हम कहीं बाहर एक खाना बना दिया है कि आप तो इसी खाने में रहिए, आप असल खाने की तरफ मत आइए। कि हम कभी इंतजार हुसैन के नॉवेल को हम महजरी नॉवेल में शामिल नहीं करते हैं, जबकि वहां भी पूरा हिजरत का कर्ब है, पूरा हिजरत का कर्ब है। और अब आज भी उनके तमाम तख्लीकात में हम देखते हैं कि इसी मिट्टी की खुशबू, इसी मिट्टी का कर्ब वहां महसूस होता है, लेकिन उसको हम कहीं महजरी अदब में शुमार नहीं करते हैं। तो क्या ऐसा तो नहीं है कि वो शायरी का मामला हो या वो ड्रामे का मामला हो या किसी भी सिंफ का मामला हो कि ये खास टैग लगा करके कि ये महजरी अदब है, हम मेन स्ट्रीम अदब से उसको कहीं से बाहर रखने की कहीं कोशिश तो नहीं कर रहे हैं, या इस तरह की कोई कोशिश तो नहीं हो रही है? ये नहीं, पहली बात तो अदबी यानी ड्रामा जो है उसका मामला ये है कि ड्रामा 2 तरह का लिखा गया हमारे यहाँ। एक तो वो था जो कि स्टेज पर आया, मगर बहुत सारे ड्रामे ऐसे थे जो सिर्फ किताब के कफन में दम तोड़ चुके। उस्तादों ने लिखा वो,
अच्छा, उसमें बहुत से उस्ताद ऐसे थे जिन्होंने ड्रामा कभी देखा नहीं था, और क्योंकि पढ़ाना था या रेडियो के लिए लिखना था या कुछ भी था, तो ड्रामा उन्होंने, या ऐसा ड्रामा लिख दिया, कमबख्त अनारकली क्लासिक है अपने टाइम का, मगर मेरी जिंदगी में अब तक हमने एक या दो बार सुना होगा कि वो स्टेज हुआ। इतने उसमें लवाजमात हैं। मुकम्मल सूरत में स्टेज नहीं हुआ, नाम नहीं से हुआ, अनारकली दिया गया था, हाँ, लेकिन नहीं उसके हुआ, एक हिस्से को हाँ, पेश किया किया गया, जाता है। उस तरह से ये नहीं मुकम्मल मगर ड्रामा इससे पेश नहीं हुआ। फिर भी अनारकली खुशकिस्मत है कि वो कुछ किसी तरह भी हुआ, किसी सूरत में भी। दूसरे जो ड्रामे हैं अदबी, वो ड्रामे हैं जो कि कुछ लोगों ने कहना शुरू किया कि ड्रामा पढ़ने की सिंध भी है, सिर्फ देखने की नहीं है स्टेज पे। मैं इसको नहीं मानता फुल्ली। ड्रामा मीन्स स्टेज, बगैर स्टेज के ड्रामा नहीं होता। बिल्कुल। और इस वजह से वो इम्बार्केशन उसमें लगा दी गई कि भाई ये अदबी ड्रामा है, सिर्फ बचाने के लिए उन उस्तादों का नाम कि वो कभी स्टेज पे वो ड्रामे नहीं आए, उसको अदबी ड्रामा कह दिया उन्होंने। जहां तक महजरी अदब का ताल्लुक है, महजरी अदब जो है ये डायस्पोरा लिटरेचर अपनी जगह एक बहुत मुस्तहकम, उर्दू में ये चीज बहुत देर से आई, उर्दू में अभी कोई 10-20 साल पहले आई। ये 50 साल, यानी जब इंडिया से लोग गए हैं हमारे यहाँ का, मैं आपको बताऊं कि कनाडा में पंजाबी जो सरदार ग्रुप, पंजाबी से मुराद, ये लोग 100 साल पहले आए थे, 100 ईयर्स, 100 से ज्यादा हो गया इनके यहाँ आए हुए। और इनके यहाँ हमने कोई 30-40 साल पहले सुना कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में हमारे एक दोस्त, उनकी कुछ चीजों पे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी कोई पीएचडी करवा रहा, तो हम, और नाम उसने बताया कि ये प्रवासी अदब पे ये काम हो रहा। 40 ईयर्स पहले मैं नया नया बिल्कुल यहाँ आया था, तो मुझे बड़ी हैरत हुई कि प्रवासी अदब क्या है, उस वक्त मुझे भी अंदाजा नहीं था। मगर उर्दू में ये बात बहुत देर से आई है। इंग्लिश में भी डायस्पोरा लिटरेचर जो है बहुत रिच है और बहुत अच्छा है। इंग्लिश में ड्रामे भी डायस्पोरा लिटरेचर के बहुत अच्छे हैं। जहां तक आप कह रहे हैं कि ये कनेक्शन, ये इसको सेपरेट क्यों किया गया, अलग अलग क्यों रखा हुआ है, इसलिए रखा हुआ है कि ये तजुर्बा, मैंने अभी बताया था कि अगर मैं दिल्ली में बैठ के बड़ा शायर छोटा आदमी या ईद का कर्ब या अंधी मामता लिखता तो नहीं लिख सकता। उसकी एक और बहुत ही हल्की सी मिसाल दूं कि बॉम्बे वाले चाहे वो शाहरुख खान को ले लें और अपना देश या पराया देश ऐसी फिल्में वो आकर के सिर्फ थोड़े से सिचुएशन पे कनाडा की शूटिंग कर ली और स्विट्जरलैंड के पहाड़ दिखा दिए और वापस जाके कह दिया कि साहब ये बाहर की फिल्म, वो नहीं कर सकते जब तक शाहरुख खान साहब यहाँ आके $2 की नौकरी नहीं करें और जब तक इलीगली डरे हुए रहें कि पुलिस का पकड़ेगी, उस फेज से न गुजरें, वो राइटर वो चीज नहीं लिख सकता। तो ये जो महजरी अदब का मामला है, ये वो अदब है जो कि तजुर्बे की बिना पे, ये इंडिया में रह के ये चीज, चाहे वो इंतजार हुसैन वाला जो महजरी अदब है, आप कह रहे हैं क्यों नहीं किया, वो जो हिजरत हुई थी वो भी एक अलग तरह की हिजरत थी, उसमें बहुत दुख था, सब कुछ था, मगर उसमें साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स नहीं थे। उसमें यहाँ जो आकर के बसा है, यानी 40 बाबा एक चोर में जो हम डिस्कस कर रहे हैं कि हिजरत के तमाशे के सारे लोग जो कि रोटी रोजी के लिए परेशान थे, अब सेटल्ड हो गए हैं और अच्छी जिंदगी गुजार रहा है जावेद दानिश, मगर अभी भी परेशान है, अभी भी कलकत्ते को याद करता है, अभी भी लखनऊ में जाना चाहता है। तो इसलिए वो जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, वो जो कि सब कुछ सेटल्ड हो गया, सब ठीक है, मगर एक खलिश है, एक वो है, ये इंतजार हुसैन नहीं। इंतजार हुसैन सिर्फ नॉस्टैल्जिया की बात कर रहे हैं। इंतजार हुसैन की ये नहीं है कि बेटी जो है पाकिस्तान में रह करके वो सिंगल मदर हो गई, या बच्चा जो है वो ऑटिस्टिक हो गया, या जो है 2 जनरेशन आपस में किस तरह की चक्की में पिस रही है, ये प्रॉब्लम यहाँ है। तो यहाँ जो लिखा जा, यानी वेस्ट में जो लिखा जा रहा है, इसलिए इसको डायस्पोरा और इसको अलग इसलिए करना है। आपने बहुत देर से इसको किया है, मगर वक्त करना ही था इसलिए इसको। मगर आपको अजीब मजे की बात अभी बताऊं कि अजीब इत्तेफाक है कि ड्रामे के साथ एक अजीब नाइंसाफी है कि ये रोना सिर्फ उर्दू का मामला नहीं है। यानी कनाडा में जो नॉन उर्दू वाले लोग, जिनको हमने बताया कि साहब जैसे कैसे कैसे ड्रामा, नए ड्रामे कैसे करने हैं, उनके यहाँ भी वो कहते हैं कि साहब डायस्पोरा वाला ड्रामा नहीं है हमारे जबान में। ये एक अजीब इत्तेफाक कि बंगला में भी नहीं है और हिंदी में भी नहीं है और तेलुगु में भी नहीं है। अब उन सबों के कान खड़े हुए हैं कि साहब इसके ऊपर काम करना चाहिए। जी।
जी, वजह फरमाया आपने। और मैं इस महजरी अदब या डायस्पोरा लिटरेचर की अहमियत से मैं इनकार नहीं करता, और उसके म्यार से भी मैं मतलब कहीं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो गैर म्यारी है या गैर अहम है, या वो हमारे अदब का हिस्सा नहीं है। वो बहुत अहम हिस्सा है, और वाकई एक ऐसा हिस्सा, अटूट हिस्सा बल्कि मैं ये कहूँ, कि जो एक खला है कि उसको पूर्ण करने की बात वो करता है वो अदब, और उसमें उस कर्ब को, उस दर्द को, और उस तजर्बे को, उस मुशाहिदे को पेश करता है कि जो हम एक जगह बैठकर नहीं कर सकते हैं। और यहाँ से बैठकर वैसे ही कि जैसे हम शहरों में बैठ करके अब बिल्कुल देहात के मसाइल पर खूब अच्छे से, बहुत अच्छे से गुफ्तगू भी कर लेते हैं, और मसाइल का हल भी निकाल देते हैं। दरअसल वो हल होता नहीं है, क्योंकि एक ड्रामा हम लोगों ने ही किया था, शिवालय का प्रेत, और उसमें ऐसे ही शहर में चाइल्ड लेबर पर वो ड्रामा था, और वो ड्रामा जब खत्म होता था तो जिस मसले पर खत्म होता था तो वो मरकजी किरदार सिर्फ नहीं नहीं कह करके बैठ जाता था। लेकिन जब उस ड्रामे को एक गांव में खेला गया, चूंकि मसला गांव का था, तो वहां जब गुफ्तगू की गई तो लोगों ने फीडबैक में ये कहा, नुक्कड़ ड्रामा था, कि भाई देखिए कितनी अच्छी बात है कि वो आदमी जो है अपने मसले को की बात करता है, और एहतजाज करते हुए नहीं नहीं कह करके बैठ करके अपनी मिट्टी पकड़ता है कि जो हमारी समस्या का समाधान होगा, हमारे मसले का हल होगा, वो हमारी मिट्टी से होगा। जबकि ऐसा उस अदाकार या उस हिदायतकार या उस राइटर के दिमाग में भी नहीं था। नहीं बात है थी, हाँ। और उसके बाद से जब वो परफॉर्मेंस होने लगा, तो मैं खुद वो किरदार कर रहा था, तो वो मिट्टी को पकड़ने लगा वो किरदार। तो ये चीजें जो है कि हम एक जगह बैठ करके दूसरी जगह की बात हवा में कर सकते हैं, लेकिन दरअसल वहां के जो मसले हैं, वहां जो लोग रह रहे हैं, वही कर सकते हैं। और ड्रामा चूंकि करने वाली चीज है, अमल की चीज है, तो उसमें तो कतई हम उस नरेशन में या उस मुशाहिदे इस तरह से नहीं पेश कर सकते हैं, क्योंकि वहां आपको उसको करके दिखाना होगा और दिखना होगा नाजरीन के सामने, उसको महसूस करना होगा, उसको जीना होगा। और उस जीने के लिए सिर्फ मुशाहिदा नहीं बल्कि तजर्बे का होना भी जरूरी है, ताकि वो आप लफ्जों के जरिए बयान कर सकें और उस कर्ब को समझ सके, जब एक अदाकार और एक हिदायतकार तब उसको पेश कर सकता है। मैं बल्कि आखिर में हम लोग 1 घंटा गुफ्तगू कर चुके हैं, और बल्कि आपसे तो घंटों, कई घंटों बाद मतलब बातें की जा सकती है, कई घंटे, क्योंकि आपका अपना जो तजर्बा है, आपने जो मुख्तलिफ फ़नून का आपने में काम किया है, दास्तान के हिसाब के इसमें काम किया है, और उस दास्तान को भी नया रंग देने की कोशिश की है कि वहाँ भी आपका फिक्शन नहीं है, वहाँ सिर्फ रज़्म नहीं है, वहाँ सिर्फ बज़्म नहीं है, वहाँ सिर्फ अय्यारी नहीं है, बल्कि वहाँ हकीकत भी है। और आपने अपने तजर्बे को, अपने मुशाहिदे को, जो गुजरती है आप पर, जो दिल पे गुजरती है, रकम करते रहेंगे वाली बात है कि उसे रकम किया, उसे पेश भी किया है। तो अभी मौजूदा दौर में जो स्टेज से खासकर नए लोग हैं, स्टेज से वाबस्ता हो रहे हैं, वो हिदायतकार की शक्ल में, चूंकि आप हिदायतकार भी हैं, अदाकार भी हैं, स्टेज की दूसरे लवाजमात भी आप खुद करते हैं, और अभी से नहीं, पिछले 25-30 वर्षों से आप ये कर रहे हैं। और कभी आवाज का जादू दिखाते थे कलकत्ते में, तो अब कनाडा में आवाज और साज और हरकत और सकनात तमाम जादू दिखाते हैं। तो नए जो लिखने वाले आजकल ड्रामा निगार हैं, उनके लिए या इवन जो सामईन नाजरीन का मामला है कि नाजरीन की तरबियत भी की है आपने, और आपने अपने ड्रामों के जरिए जो मैंने पढ़ा है और जो मैंने आपके परफॉर्मेंस कुछ देखे हैं, तो आज के ड्रामा निगारों या आज के अदाकारों या आज के पेश स्टेज से वाबस्ता फनकारों के लिए आपका क्या मैसेज हो सकता है? आप क्या कह सकते हैं उनको? आपका पैगाम क्या हो? मैं फिर वही अपने मेंटर, अपने गुरु हबीब तनवीर साहब की बात को दोहराऊंगा कि स्टिक टू योर ग्राउंड। आप रियलिटी के लिए जो है ज़मीनी हकीकत पहले देखें। बातों में और डायलॉग्स में आसमान ज़रूर, ज़मीन आसमान के कलाबे मिलाएं, मगर ज़मीन से जुड़े रहने में ये होता है कि यू बिकम हम्बल। आप बहुत ही झुक करके ये करते हैं। कलकत्ते की बार बार जिक्र आ रही, आप और हम कलकत्ते के भी हैं, कि वकील अख्तर का बड़ा मशहूर शेर है कि आपसे झुक के जो मिलता होगा उसका कद आपसे ऊंचा होगा। कि आर्टिस्ट के लिए पहला वो जो है पहली शर्त जो है वो है सिंप्लिसिटी और ह्यूमिलिटी, कि बिल्कुल झुक करके मिले और मुताला बहुत करें। हमारे यहाँ मुताला बहुत कम है। हम मुताला इसलिए करते हैं कि तनकीद हो या ड्रामा, उसमें बाहर के जो बड़े बड़े नाम हैं उसका टैग लगाएं
कि साहब ब्रेख्त ने ये कहा और शेक्सपियर ने ये कहा और फलाना जो है वो पोस्ट मॉडर्निज्म में ये है, वो अगर उसको वहीं टोक दिया जाए कि भैया पोस्ट मॉडर्निज्म में क्या है बताइए, तो वहां वो रुक जाएगा कि मैं भी बताता हूँ। तो ये सारी चीजों के बजाय बिल्कुल पढ़ें जरूर कि हमें पता चले कि दुनिया में क्या हो रहा है, उसको पकाएं नहीं, उसको इतना इस्तेमाल के बजाय आप सिंप्लिसिटी के साथ अब उसको वो करें, अपने अंदर बहुत ही जितना भी झुक करके वो हो सकता है करें। मुझे बहुत से लोग कह देते हैं आप तो थिएटर के आदमी नौटंकी के हैं, ये जो आप झुक के बात कर रहे हैं ये एक्टिंग कर रहे हैं। हमने कहा अल्लाह के बंदे एक्टिंग ही करो झुक करके एक्टिंग ही करो, कम से कम एक्टिंग से ही आगे को पता तो चले आपके उस्ताद को, दोस्तों को, सबों को कि भाई यहाँ ये झुक के बात करता है। तो बस इतनी से हम बच्चों को जो हमारे छोटे हैं, हमारे साथ के भी जो हैं, उनसे यही है कि भाई एक तो मुताला करें, वर्ल्ड लिटरेचर का मुताला करें, ट्रांसलेशन करें प्लीज, बगैर तर्जुमे के आप ये ब्रिज टैग लगाने के बजाय तर्जुमा करें खुद, उससे आपको चाहे वो जापानी हो, अफ्रीकी अदब हो, और उसको अपने तरह से करें। आपने अफ्रीकी अदब का हवाला दिया, खालिद सोहेल की मेरी मिली जुली किताब है काले जिस्मों की रियासत, उसमें देखिए ओल सोएनका के ड्रामे हमने तर्जुमा किए, बहुत ही गाढ़ा बड़ा नाम है ओल सोएनका, और ओल सोएनका भी लंदन में देखिए रह रहा हूं, महजरी अदब लिखता वो भी। तो सोएनका का वो ड्रामा सख्त जान नस्ल कलकत्ते में और कई जगह उसको लोगों ने किया भी है बगैर मेरी इजाजत के, बाद में पता चला। उसमें साहब उसको हमने हिंदुस्तानी माहौल में कर दिया, कोई नहीं कह सकता कि ये ड्रामा किसी अफ्रीकी ने लिखा है। तर्जुमे में ये भी आप कोशिश कर सकते हैं, इस तरह से वो कीजिए। तो जितना पढ़ेगा बंदा, जितना मुताला करेगा हमारा जवान, और जिस कदर हो सके मिलजुल करके काम कर, हमारे यहाँ 1.5 ईंट की मस्जिदें बहुत बनती, तो उसके बजाय साहब मस्जिद एक ही रखें समझे, और पूरे ग्रुप को उसमें शामिल करें, सब कोई मिलजुल करके काम करें, तो इससे बहुत सारे फायदे होंगे। जावेद दानिश को कोट ना करें, तो ये दानिश ने बताया था, अगर काम करें। जावेद दानिश साहब, आप वाकिफ हैं कि गुज़िश्ता 50-52 वर्षों से गालिब इंस्टीट्यूट और गालिब इंस्टीट्यूट के तहत हम सब ड्रामा ग्रुप न सिर्फ सरगर्म है बल्कि तहरीक की शक्ल में ड्रामे, उर्दू ड्रामे को अपनाया है, और हम सब ड्रामा ग्रुप एक हर साल एक ड्रामे की शख्सियत, ड्रामे की पर्सनालिटी को हम सब ड्रामा अवार्ड भी से भी नवाजती है, और हमें खुशी है कि आप भी उन अवार्डी में शामिल हैं, आपको भी ये अवार्ड, इस अवार्ड से नवाजा जा चुका है। और बेगम आबिदा अहमद की तहरीक पर हम सब ड्रामा ग्रुप की कायम हुआ था और उसकी सरगर्मी शुरू हुई थी, और इन दिनों प्रोफेसर सदीकुर रहमान किदवई और रखशंदा जलील साहिबा की सरपरस्ती में और हमारे इदरीस साहब की निगरानी में हम सब ड्रामा ग्रुप बहुत काम कर रहा है, और उसी हम सब ड्रामा ग्रुप की एक कड़ी आज भी ये है, आज का हमारा प्रोग्राम भी है मुलाकात एक फनकार से, और इनकी खिदमात जो गालिब इंस्टीट्यूट की रही है, जाहिर सी बात है आप भी वाकिफ हैं। तो हम सब ड्रामा ग्रुप के लिए अभी जो ये दौर है पूरा, जिसको कोरोना पीरियड हम कह लें या लॉकडाउन का पीरियड कह लें, या जिससे हम फिजिकल से जो हम ये ऑनलाइन मोड में हम आए हैं, और इसके भी हम सब ड्रामा ग्रुप और गालिब इंस्टीट्यूट बहुत बेहतर काम कर रही है, कई सेमिनार किया है। तो इसके लिए आपका कुछ और बेहतर तौर पर इसको पेश करने के लिए, या हमें हमारी रहनुमाई के लिए अगर आपका कोई सजेशन हो जिसको हम लेकर आगे बढ़ सकें और कुछ दूसरी और सरगर्मियां भी हम शुरू करें, उसके हवाले से हम सब ड्रामा ग्रुप गालिब इंस्टीट्यूट के हवाले से आपका क्या मशवरा होगा? सबसे पहले तो मैं शुरू से कोशिश कर रहा था कि ये एक्नॉलेज करता चलूं कि साहब मैं उन खुशकिस्मत लोगों में हूं जिसे ये अवार्ड मिला, बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड, काफी भारी भरकम चेक था, मुझे याद है समझे था। तो मगर मुझे ये खुशी नहीं है कि मुझे भी ये अवार्ड मिला, तब मुझे खुशी इस बात की थी कि इंडिया से बाहर पहली बार किसी को ये अवार्ड दिया गया। ये बहुत बड़ी मेरे लिए एजाज की बात थी, और मेरे लिए ऑस्कर से किसी तरह कम नहीं ये अवार्ड, समझे साहब, बहुत बड़ा अवार्ड है जी हाँ। और चाहे किदवई साहब हों, रखशंदा जलील साहिबा हों, या हमारे रजा भाई अल्लाह उन्हें गरीक़ रहमत करे, बहुत जल्दी छोड़ गए हमारा साथ, और अब इदरीस भाई, इन सबों की उसमें कॉम्बिनेशन में गालिब इंस्टीट्यूट का अलग अपना एक मेयार है और अपना एक काम करने का तरीका है। आप जैसे
अवार्डीज भी इसमें शामिल हैं। साहब, आपको भी ये अवार्ड मिला था माशाल्लाह। जी जी। मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छा सिलसिला है, आप लोगों का बहुत ही अच्छा काम है। एक चीज सूरत ये भी हो सकती है कि नए लोगों के लिए, आपने भी बात की थी, आपको भी चाहिए और अगर लोगों थिएटर वर्कशॉप भी कराएं। वर्कशॉप होना जरूरी है नए लोगों के लिए, और ये एक तरह से इट इज ए ब्लेसिंग कि ये जो हम ऑनलाइन कर रहे हैं, तो इसमें फिर वो कंडीशन नहीं रहती कि साहब 10 लोग होंगे, 20 लोग होंगे, इन पर्सन वो करना होगा। वर्कशॉप में आप जितने भी लोगों को शामिल कर सकते हैं ऑनलाइन कीजिए, तो उससे बड़ा फायदा होगा। बल्कि रूरल इलाकों में ज्यादा उर्दू के हवाले से रेफरेंस के तौर पे मैं बता दूं कि पिछले दिनों हमने मना किया था उन लोगों से, भाई किसी को नाम नहीं बताना, फिर हर कोई मेरे पीछे पड़ जाएगा। कलकत्ते के एक सबर्ब में किसी मुस्लिम स्कूल के बच्चियों को, लड़कियों को, ग्रेड 12 की लड़कियों के लिए मुझसे फरमाइश की गई थी कि साहब आप इनके लिए वर्कशॉप करा दें, थिएटर वर्क। पहले दास्तान गोई के लिए कहा गया, तो हमने उनसे बताया कि दास्तान गोई जो है ये दूसरा कदम है थिएटर का। बिल्कुल इसी तरह कि आप मॉडर्न आर्ट सिर्फ लंबी तस्वीरें आड़ी तिरछी खींचना नहीं होता है, पूरा पोर्ट्रेट बनाना आता हो तब वो आप करें। इसी तरह थिएटर में आपने काम किया हो तब आप दास्तान गोई कर सकते हैं। आप सिर्फ रटे हुए डायलॉग्स नहीं वहां दोहराने, इसमें बहुत काम है। तो उनकी समझ में आई बात, हमने कहा कि थिएटर पे आप कुछ कहिए करिए। हमने तो टालने के लिए उनको कहा था, उन्होंने कहा आप थिएटर पे करवा दीजिए, समझे। तो फिर खैर उनके लिए 2 हफ्ते का, बल्कि 2 हफ्ते का थिएटर वर्कशॉप हमने करवाया उन लड़कियों के लिए। और मुझे इतनी हैरत और इतना अफसोस हुआ कि इस कदर पसमानदा है हमारी कौम कि उन बच्चियों के पास घर में बैठने की जगह, एक कमरे वाले घरों में यानी जगह नहीं थी। और एक यानी भाई का और बाप के फोन को लेकर के वो मैं डिमांड कर रहा था कि साहब इंटरनेट उस पे होना चाहिए, टैबलेट होना चाहिए या लैपटॉप पे होना चाहिए, मगर पता चला कि घर पे बैठने की कायदे की जगह नहीं। तो वो बड़ा ही सक्सेसफुल बच्चियों ने ये बताया कि साहब ड्रामा तो जो है आपने तो हमें बात करना सिखाया, नाउ वी कैन टॉक। अब तक तो हम बात नहीं कर सकते थे, एक्सप्रेस नहीं कर सकते थे, ये एक बहुत बड़ी चीज। तो देखभाल करके काजिम भाई आपके ऊपर भी ये जिम्मेदारी कि ऐसे ग्रुप्स को आप पकड़ें जो कि जरा सा डाउन ट्रॉडन हो और जो जिनको फैसिलिटी अवेलेबल नहीं हो। तो मैंने बड़े बड़े अदाकार तो बहुत सारे खान मौजूद हैं, मगर इस तरह के जो बच्चों के लिए काम होगा तो उर्दू का बहुत, ड्रामे का और उर्दू का बहुत बड़ा काम होगा। जी बहुत शुक्रिया। आपके इत्तला के लिए बता दूं या हमारे नाजरीन के लिए और सामीन की इत्तला के लिए भी कि गालिब इंस्टीट्यूट ने हम सब ड्रामा ग्रुप ने उर्दू ड्रामा फेस्टिवल का इनकाद, ऑल इंडिया उर्दू ड्रामा फेस्टिवल का इनकाद भी किया है। पिछले 3 साल लगातार ये फेस्टिवल हुए हैं और हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से, कश्मीर से, कलकत्ते से और दूसरे मकामात से भी हमने ड्रामे मदऊ किए हैं। बीच में हमने नुक्कड़ ड्रामा फेस्टिवल भी किया था और वो मुख्तलिफ कॉलेज के तालिबे इल्मों को बुलाया था और वो पूरा कई ग्रुप्स थे जो हमारे अहाते में ही नुक्कड़ ड्रामा खेला गया था। और 1 साल नहीं बल्कि 2 साल हमने लगातार नुक्कड़ ड्रामा फेस्टिवल किया और अगले प्लान ये चल ही रहा था कि हम वर्कशॉप करेंगे और नए ड्रामे खुद तैयार करेंगे कि ये एक वबा आ गई है और ये वबा जैसे ही जाती है। अरशद जलील साहब अभी बहुत इसके लिए फिक्रमंद है और अक्सर हम लोग बैठते हैं तो ये गुफ्तगू होती है कि कैसे हम सब ड्रामा ग्रुप को मुतहरिक करें और कैसे हम ड्रामे के फरोग के लिए जो बेगम आबदा साहिबा का मिशन था, फखरुद्दीन अली अहमद साहब का मिशन था और उसके बाद जितने भी सेक्रेटरी और अहदेदारान आए वो तमाम लोग न सिर्फ गालिब को लेकर, न सिर्फ उर्दू को लेकर बल्कि उर्दू ड्रामे को लेकर फिक्रमंद है। तो आइंदा आने वाले दिनों में अगर चीजें बेहतर रही तो ये हम लोगों के प्रोग्राम में शामिल है कि हम ड्रामे तैयार करेंगे। पहले भी ड्रामे तैयार करते रहे हैं और पेश किए जाते रहे हैं। हर साल जो गालिब फेस्टिवल होता है जिसमें ये अवार्ड दिया जाता है, उस मौके पर गालिब इंस्टीट्यूट का तैयार किया हुआ ड्रामा पेश किया जाता रहा है। मदऊ भी किए हैं, फेस्टिवल भी हमने करवाए हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी फरमाएं। सॉरी कता कलामी, इससे पहले कि आप खुदा हाफिज कहें, मैं इदरीस भाई को और मुश्ताक साहब को, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। काजिम भाई ये बताता चलूं कि जब मुझे गालिब अवार्ड मिला तो 16 की बात है मेरे ख्याल में, 2016 की। तो उस वक्त एक काम तो हमने ये किया था कि ऑनलाइन उसी वक्त एक स्ट्रीम 2 मिनट की एक तकरीर हमने कनाडा के लिए की थी जो कि पूरे कनाडा ने देखा।
और हमने वो डेडिकेट किया था कि ये गालिब अवार्ड जो है ये जावेद दानिश को नहीं, ये रंगमंच कनाडा के साथियों को नहीं, बल्कि मेरी बीवी और दोनों बेटों को और हर उर्दू वाले के लिए ये अवार्ड है। और उस दिन हमने एक फैसला ये किया था कि मैं गालिब पे एक ड्रामा लिखूंगा। और कनाडा आने के बाद मौका आता मिलता रहा, उसके लिए तैयारियां बड़ी की। और 2019 में जस्ट कोविड से पहले हम लोगों का 25th एनिवर्सरी जो हमारी थी रंगमंच की, उसमें मिर्जा गालिब एक 2 घंटे का फुल लेंथ प्ले हम लोगों ने किया और बहुत अच्छा हुआ। उस ड्रामे की सबसे बड़ी मुसीबत थी, जैसे कि मैं बता चुका हूँ, तलफ्फुज, और दूसरी उससे बड़ी मुसीबत थी कॉस्ट्यूम, कि मुगल कॉस्ट्यूम गालिब का, और ये सब, ये टोपी कहाँ बनेगी, कैसे होगी। सोचा इंडिया से मंगवाएंगे, मगर नामुमकिन था, बहुत महंगा था। वो सारी चीजें कनाडा में, बल्कि हमारी वाइफ ने बनाई वो सारे 15 कॉस्ट्यूम। और फर्स्ट हाफ ड्रामा जो है 1 घंटे का, वो गालिब का और उनकी एक्टिविटीज है। और सेकंड हाफ जो है वो मुशायरा है, शाही मुशायरा। तो जो मुझ पे ड्यू था गालिब इंस्टीट्यूट का, तो वो साहब हमने बहुत ही बसत खुलूस उसको पूरा कर दिया कि साहब गालिब ड्रामा भी यहाँ स्टेज हो गया, जो कि कनाडा में पहली बार हुआ ये। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने गालिब इंस्टीट्यूट का, गालिब अवार्ड के बाद आपने गालिब पर ड्रामे लिखे। ये भी एक गालिब इंस्टीट्यूट का, हम सब ड्रामा ग्रुप का एक अचीवमेंट है जो आप ये ड्रामा लिखा और वहाँ कनाडा में गालिब पर ड्रामे खेले। मैं शुक्रगुजार हूँ प्रोफेसर इकबाल कदवई साहब का, रखसन दलील साहबा का, इदरीस साहब का, कि उन्होंने मुझे ये मौका इनायत किया कि ये सीरीज मुलाकात एक फनकार से की मेज़बानी मैं करूँ। और जावेद दानिश साहब आज हमारे साथ हैं। जावेद दानिश साहब का तारुफ पेश किया जा चुका है और जावेद दानिश साहब की जो गुफ्तगू हुई है, जिससे हमें रोशनी मिली है, और जो उनका स्ट्रगल दिखा है इसमें, कि किस तरह से उन्होंने स्ट्रगल किया है, किस तरह से मल्टी डायमेंशनल जो है कि अफ्रीकी ड्रामे भी उन्होंने तर्जुमा किए हैं, दूसरे लिटरेचर भी तर्जुमा किया, और इनके ड्रामे खुद, जैसा कि इन्होंने खुद बताया कि हिजरत के तमाशे बांग्ला में तर्जुमा हो चुका है, दूसरी जबानों में, साउथ इंडियन जबानों में भी तर्जुमे हो चुके हैं और किताब शाये हो चुकी है। तो ऐसी शख्सियत हमारे साथ थी। मैं शुक्रगुजार हूँ अपने उन नाजरीन और सामीन का जो हमारे साथ अभी जूम पर हैं, उन नाजरीन और सामीन का भी जो फेसबुक पर हैं, और उनका भी एडवांस में शुक्रिया अदा करता हूँ जो बाद में हमारे यूट्यूब के नाजरीन होंगे। और ये अभी फेसबुक पर लाइव जा रहा है, बाद में यूट्यूब पर ये अपलोड किया जाएगा। मैं बाज़ाब्ता शुक्रिया के लिए मुश्ताक साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो तकनीकी तौर पर हमें 2 दिन पहले से एक्टिव रखते हैं और ये बताते रहते हैं, भेजते रहते हैं। तो और खुशूबी से आप ये प्रोग्राम पूरा चलाते हैं और देखते हैं आप। मैं फॉर्मल इज़हार तशक्कुर के लिए गालिब इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर डॉक्टर इदरीस अहमद साहब को मदऊ करता हूँ कि बराए करम आप बाज़ाब्ता शुक्रिया अदा करें। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर मोहम्मद काजिम साहब, और मैं खुसूसी तौर पर शुक्रगुजार हूँ जावेद दानिश साहब का कि माशाल्लाह उन्होंने इतना बेहतरीन ड्रामा जो है वो आज पढ़ा, पेश किया, और जिसको नाजरीन ने सुना और उससे इस्तेफादा इंशाल्लाह करेंगे। नाजरीन, आप हम सब ड्रामा ग्रुप गालिब इंस्टीट्यूट के ज़ेर एहतमाम मुलाकात एक फनकार से में जनाब जावेद दानिश साहब और प्रोफेसर मोहम्मद काजिम साहब की सिन्फ़ ड्रामा पर निहायत मालूमाती गुफ्तगू समात फरमा रहे थे। यकीनन हम सब के इल्म में इस गुफ्तगू से इजाफा होगा। मैं गालिब इंस्टीट्यूट की जानिब से जनाब जावेद दानिश साहब, प्रोफेसर मोहम्मद काजिम साहब, प्रोफेसर सदीकुर रहमान किदवाई साहब और हम सब ड्रामा ग्रुप की चेयरपर्सन डॉक्टर रक्षंदा जलील साहिबा और तमाम नाजरीन का शुक्रगुजार हूँ कि आप हजरात ने प्रोग्राम में शिरकत फरमाकर इसको कामयाब बनाया, और उम्मीद करता हूँ कि आपका ताउन आइंदा भी इसी तरह हासिल रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया काजिम साहब, बहुत शुक्रिया जावेद भाई साहब। बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह हम लोग अगर आइंदा जनवरी में फिर मुलाकात एक फनकार के तहत किसी नए फनकार, किसी अहम फनकार के साथ होंगे। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत जावेद दानिश साहब ने जो भी मशवरे हमें ड्रामे के ताल्लुक से दिए हैं, इंशाल्लाह पूरी हमारी कोशिश रहेगी कि उनको पूरा किया जाए और उनको अमल में लाया जाए। और दिल्ली से बाहर भी हम लोगों की प्लानिंग है कि हम बड़े बड़े जो शहर हैं, ये छोटे कस्बात हैं, उनमें भी जाकर के हम लोग हम सब ड्रामा ग्रुप की जानिब से जो है छोटे छोटे प्ले वहाँ पर जो है स्टेज करें और
इसमें जो है हमारे काजिम साहब की जो है सरपरस्ती जो है बहुत ज़रूरी है, और मेरी उनसे दरख्वास्त है कि वो किसी रोज़ आकर के इस सिलसिले में भी हम लोग बैठे और कोई एक फाइनल कोई एक फैसला करें बैठ करके कि हाँ भाई हमें अब आइंदा जो है सिर्फ दिल्ली नहीं, दिल्ली के बाहर भी हम लोगों को जुड़ना चाहिए, जो दीगर प्लेसेस है जैसे भोपाल वगैरह है, लखनऊ है, और उसके अलावा जो छोटे कस्बात हैं उनमें भी जाकर के हम लोगों को हम सब ड्रामा ग्रुप के तहत प्ले करने चाहिए, ड्रामे करने चाहिए। तो बहरहाल मैं सभी हजरात का बहुत शुक्रगुजार हूँ, खुसूसन मैं मुश्ताक साहब का भी मशकूर ममनून हूँ कि माशाल्लाह हमारे पूरे प्रोग्राम को ये चलाते हैं। शुक्रिया सर। हाँ, तो बहुत बहुत शुक्रिया। इस प्रोग्राम को आज खत्म करने की इजाज़त चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। वाह।